अंदर की शुरुआत होती है और काफी जोर की बारिश हो रही होती है। एक लड़का खड़ा होता है, तभी अचानक से उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक गिर जाती है। वो लड़का गिर जाता है। अगले सीन में हम हमारी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, जिसका नाम होता है यू डैम डक। हम इसे डैम बुलाएंगे। ये किसी कंपनी में इंटरव्यू देने आया होता है, जहाँ पर वो लोग उससे सवाल कर रहे होते हैं, मिस्टर यू डैम डक, मैंने बस आपसे इतना पूछा कि ड्रिंकिंग वाटर को कैसे प्यूरिफाइड करते हैं। डैम अपना जवाब दे रहा होता है, पर तभी उनमें से एक बंदा कहता है, ठीक है, अगला सवाल, मिस्टर यू डैम डक, आखिर आपकी मोटिवेशन क्या है हमारी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। डैम कुछ कहे उससे पहले वो लोग डैम का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारे रेज्यूमे को देख के लगा कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है और ना ही कोई बढ़िया बैकग्राउंड। सीरियसली तुम्हें नहीं लगता तुम हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। डैम को समझ नहीं आता। आगे ये लोग कहते हैं, आखिर इन सब का मतलब क्या है, तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है और आखिर तुम इतनी बड़ी कंपनी में अप्लाई क्यों कर रहे हो। डैम कहता है, पर जॉब नोटिस में तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जिसपे ये लोग कहते हैं, वो लॉ की वजह से था। लॉ हमें अलाउ नहीं करता कि हम उन लोगों में फर्क करें जिनके पास टैलेंट नहीं है, पर रियलिटी में चीजें डिफरेंट है। डैम अपने मन में कह रहा होता है, घुमा फिरा कर वापस से बात टैलेंट पे आ गई। जब से इस दुनिया में डंजन्स आए, कुछ लोग जिनके पास पोटेंशियल थी वो अवेक हो गए और लोग उस चीज को टैलेंट बोलने लगे और उसी की वजह से ह्यूमैनिटी काफी ज्यादा डेवलप कर पाई। कुछ लोग कहते हैं कि टैलेंट ब्लेसिंग है। मुझे भी यही लगा था, जब तक मुझे ये नहीं पता चला कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। आगे वही कंपनी वाले लोग कह रहे होते हैं, हमारी कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो तुम्हारे जैसा इंसान जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है वो हमारे लिए यूजलेस है। तुम्हें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए था। अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो तुमने अप्लाई क्यों करा। डैम कहता है, जो भी चीज तुम लोगों ने कही, तुम्हें पता है ना कि तुम बिना टैलेंट वालों में फर्क कर रहे हो। जिस उनके उनमें से एक आदमी कहता है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे बारे में क्या, तुमने लाइन क्यों क्रॉस करी, क्या मैंने जो कुछ कहा वो गलत था। हम तुम्हारे जैसे लोगों से थक चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है बिना टैलेंट वाला कोई सुपर हीरो होता है क्या, और आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो हमसे लड़ाई ले रहे हो। डैम कहता है, क्या इंसान की तरह ट्रीट किए जाने की मांग करना बुरा है, माफी मांगो। जो सुन के उनमें से एक बंदा कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि इसका अपोजिट होना चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें माफी मांगनी चाहिए हमारा इतना प्रीशियस टाइम बर्बाद करने के लिए। डैम कहता है, तो तुम माफी नहीं मांगोगे। तभी वो अपनी जेब से एक रिकॉर्डर निकालता और कहता है, हमारे बीच जो कन्वर्सेशन हुई वो मैंने रिकॉर्ड कर ली है इसमें। जो सुन के सामने वालों की ऐसी की तैसी हो जाती है। डैम कहता है, ऑफ कोर्स तुम मुझ में फर्क कर रहे थे और तुमने ये भी एडमिट करा है कि तुमने जॉब के ऑफर में गलत इन्फॉर्मेशन डाली थी। जो सुन के इनकी अकल ठिकाने आ जाती है और ये लोग कहते हैं, हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था टेंशन कम करने के लिए। डैम जाने लगता है और ये लोग अपनी चेयर से उठ के आते हैं उसे रोकने के लिए और कह रहे होते हैं कि हम बस माफी मांगने ही जा रहे थे, मैं माफी मांगूंगा, मैं तुमसे माफी मांगूंगा। पर डैम इन पर ध्यान नहीं देता और कहता है, चलो देखें कि तुम वही चीज है जो तुमने मुझसे कही, क्या तुम ह्यूमन राइट कमीशन के सामने भी कह सकते हो। और ये सुन के इनकी फट जाती है। डैम कंपनी से बाहर आते हुए कह रहा होता है, मेरे पास बस टैलेंट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास इज्जत भी नहीं है। और इसने उनके खिलाफ सच में रिपोर्ट कर दी होती है। डैम कह रहा होता है, टैलेंट ह्यूमन काइंड के लिए ब्लेसिंग है, मेरे कद्दू का ब्लेसिंग है। तभी वो चिंगम पे पैर रख देता है और वो और गुस्सा हो जाता है। पर इसकी घटिया किस्मत यहीं तक नहीं रुकी है, कोई आदमी इसके मुंह पे पानी मार देता है। कितनी खराब किस्मत है बेचारे की। डैम फाइनली अपने घर पे वापस आ जाता है और कह रहा होता है, ये साले शराबी, इन्होंने वापस से उल्टी कर दी खिड़की से मेरे घर के अंदर। डैम अपना घर साफ करते हुए अपनी मॉम से बातें कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि डैम की मॉम हॉस्पिटल में है। डैम कह रहा होता है, हाँ मॉम, क्या आपने खाना खाया, हॉस्पिटल का खाना कैसा होता है। डैम की मॉम कह रही होती है, तुम जरूर थक गए होगे काम करते हुए, अगर तुम्हारे अंकल पैसे दे देते हैं तो ठीक रहेगा। जिस पे डैम चिल्लाते हुए कहता है, मैंने आपसे कहा था ना उस कमीने का नाम न लीजिएगा। डैम की मॉम कहती है, बेटा वो तुम्हारे अंकल है, उनके बारे में ऐसा तो मत कहो। डैम कहता है, मॉम अगर उनको पैसे देने होते तो वो कब का दे चुके होते हैं, मुझे यकीन है कि अब तक वो किसी दूसरे देश भाग गए होंगे। मैं यहाँ पे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे माफ करिएगा कि मैंने यहाँ पे चिल्लाया। आप चिंता मत करिए, आपको नहीं पता कि आपका बेटा कितना वेल एजुकेटेड है। इस ग्रेट रेज्यूमे के साथ मैं सोसाइटी में अच्छा कर रहा हूँ। आप पैसों के बारे में चिंता मत करिए, बल्कि अच्छे होने पर ध्यान दीजिए। हाँ मैं सब सही कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ऑफ कोर्स डैम अपनी मॉम से झूठ बोल रहा है। डैम अपने घर से बाहर आता है और सिगरेट निकाल के पीने लगा है और कहता है, यही वो एक अकेली चीज है जो मुझे कंफर्ट करती है। पर उसकी सिगरेट बुझाने के लिए यहाँ पर बारिश हो जाती है, जिसे देख के वो और गुस्सा हो जाता है और अपना लाइटर फेंक देता है और गॉड पे चिल्लाने लगा और कहता है, आखिर आप मुझे सिगरेट तो पीने दे सकते थे, मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा है, आखिर हमेशा आप मुझे ही डिस्टर्ब क्यों करा करते हैं, आखिर आपको मुझसे क्या चाहिए। सच बोलूं तो ये मैटर नहीं करता कि गॉड है भी या नहीं, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, ये मेरी गलती तो नहीं है, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पर अगर मैं सच बोलूं तो मैं गुस्सा हूँ गॉड पे, क्या इन्हीं चीजों की वजह से। तभी हम देखते हैं कि लाइटनिंग गिरने वाली होती है। डैम अपनी फिंगर दिखाते हुए कह रहा होता है, अब क्या होने वाला है। तभी वो लाइटनिंग स्ट्राइक डैम पे गिर जाती है। डैम कह रहा होता है, क्या मैं मरने वाला हूँ, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। और हम डैम को देखे हैं जिसकी हालत खराब हो चुकी होती है। वो अपने मन में कह रहा होता है, पर मेरी मोम का क्या होगा मेरे बिना। पर तभी उसकी आंखें वापस से खुलती हैं और वो कहता है, क्या मैं जिंदा हूँ। और उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है हायरिंग। डैम कहता है, आखिर ये क्या चीज है। और उस स्क्रीन पे लिखा होता है, गॉड्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ डैम अपने घर में बैठा होता है और कह रहा होता है, क्या गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं। गॉड को इतना भला बुरा कहने के बाद मैं जो उनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता था, उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक गिर गई। क्या यही वो चीज है जिसे वो लोग हेवेंस का जजमेंट कहते हैं। जब लोगों के ऊपर लाइटनिंग गिरती है तो ज्यादातर वो लोग मर जाते हैं, पर मेरी बॉडी पे तो एक सिंगल खरोच भी नहीं है और मेरे सर के ऊपर ये मैसेज घूम रहा है। आखिर ये है क्या चीज। ये तो वो स्टेटस विंडो लग रही है, जिनके पास टैलेंट होता है वही देख सकते हैं। एक सेकंड, स्टेटस विंडो, क्या जो बिजली मुझ पे गिरी वो टैलेंट थी। मैं इसे टेस्ट कैसे करूं। स्टेटस विंडो ओपन, पर स्टेटस विंडो ओपन नहीं होती। डैम आगे कहता है, अगर ये स्टेटस विंडो नहीं है तो आखिर ये है क्या, और आखिर ये चीज किसी पार्ट टाइम जॉब की नोटिस जैसी क्यों लग रही है। जैसे ही डैम पार्ट टाइम जॉब बोलता है, सिस्टम के और मेन्यू ओपन हो जाता है। डैम हैरान होता है और कहता है, तो ये पार्ट टाइम जॉब का ही नोटिस था। मैं रियलिटी में भी सिर्फ पार्ट टाइम जॉब ही कर सकता हूँ। क्या मैं हमेशा पार्ट टाइम जॉब ही करूँ। लेकिन नहीं, इसके बारे में पॉजिटिवली सोचता है। मेरे पास कुछ खोने को नहीं है, तो मुझे लगता है
है मैं इस अपॉर्चुनिटी को ले सकता हूँ। चलो देखते हैं कि ये गॉड्स का पार्ट टाइम क्या है। क्या ये कैटेगरीज में डिवाइडेड है? चलो देखते हैं। डैम सिस्टम पे क्लिक करता है पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे पास इनफ डिवाइन पावर नहीं है। डैम हैरान होकर कहता है डिवाइन पावर, आखिर ये डिवाइन पावर है क्या? और सिस्टम इसे बताता है डिवाइन पावर वो एनर्जी है जो कि गॉड्स यूज करते हैं। डैम डिसअपॉइंट होते हुए कहता है ऑफ कोर्स मेरे पास वो कहाँ होगी, मेरे पास तो कोई टैलेंट भी नहीं है। पर ये कोई डेंजरस चीज नहीं लग रही, किससे पता शायद ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चलो इसे एक बार ट्राई करते हैं। गॉड्स का पार्ट टाइम जॉब पोस्ट, मुझे लगता है किसी ऐप की तरह है जॉब फाइंड करने के लिए। तभी डैम को एक जॉब मिल जाती है जिसमें डिवाइन पावर की जरूरत नहीं होती। डैम उसे ढूंढ लेता है और कहता है चलो देखते हैं। और ये जॉब होती है मैन पावर के लिए, मतलब एक डंजन बनाने के लिए मैन पावर चाहिए। अरे मतलब वही मजदूरी। और इस जॉब का बॉस होता है अपना थॉर। तुम चाहो तो इसे पूरा पढ़ सकते हो। वैसे थॉर ने एक मैसेज भी दिया होता है जिसमें लिखा होता है लोकी की आदमी अलाउ नहीं है, और अगर तुमने कुछ करने का सोचा तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। डैम कहता है एक सेकंड, डंजन्स? पर वो तो मॉन्स्टर से भरे होते हैं। बहुत आखिर हो क्या रहा है? क्या डंजन्स को गॉड्स बनाते हैं? क्या मुझे इसका यकीन करना चाहिए? मुझे ये करने पे क्या मिलेगा? और इसका पेमेंट होता है 12 थॉर, मतलब 12 थॉर। डैम कहता है 12 थॉर? हाँ तो ये गॉड्स की करेंसी है, क्या इनसे मुझे हमारे पैसे मिल सके? वेल ये वो पैसे जो कि गॉड्स इस्तेमाल करते हैं तो इनकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। चलो इसे ट्राई करते हैं। और डैम वो जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। और हम देखते हैं एक लाइटनिंग काफी जोर से एक पेड़ पे गिरती है और ये लाइटनिंग हमारे डैम को ट्रांसपोर्ट करती है उसकी जॉब है। डैम को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। डैम कहता है मैंने ये जगह कभी नहीं देखी, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तभी हम देखें उसके पीछे एक मॉन्स्टर है। डैम नोटिस तो करता है पर उतनी देर में वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। पर तभी कोई उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और कहता है ओए कमीने, अच्छा बच्चा बन। तभी उस आदमी की नजर हमारे डैम पे जाती है और वो कहता है तो तुम नेवर करो। और अगले ही सेकंड उस बंदे की टोन बदल जाती है और वो कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं ओडिन का बेटा हूँ, द गॉड ऑफ थंडर, थॉर। और ये बंदा है थॉर। थॉर कहता है मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरे बारे में पता हुआ क्योंकि मैं तो फेमस हूँ ना। और वो डैम को अपने हाथों से उठा लेता और कहता है चलो रास्ते में बात करते हुए चलते हैं। डैम थॉर को देख के अपने मन में कह रहा होता है इतनी बड़ी बॉडी और इतनी बड़ी दाढ़ी, वो हथौड़ा पक्का थॉर का है। क्या ये सच में थॉर है? इज दिस फॉर रियल? थॉर कहता है तुम्हें देख के मुझे लगता है कि तुम एशिया की कोई गॉड हो। डैम हैरान हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या ये नॉर्मल है कि मुझे गॉड समझ रहा है? एक सेकंड, यहाँ पर और भी गॉड है, मुझे नहीं पता ये किस तरह की गॉड है, पर ये इंसान तो नहीं है, मुझे लगता है मैं ही यहाँ अकेला इंसान हूँ। डैम थॉर से कहता है हाँ मैं बस एक छोटे माउंटेन से आया हूँ। जिसपे थॉर हंसते हुए कहता है ओह द गॉड ऑफ माउंटेन्स, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मैंने सुना है कि तुम उन लोगों की मदद करते हो जो डेंजर में होते हैं, ये काफी अच्छा है, पर तुमने कुछ ज्यादा इंसानों वाली चीजें नहीं पहन रखी है। डैम हैरान हो जाता और कहता है हाँ मैं नीचे गया था माउंटेन से इंसानों की चीजें सीखने के लिए। थॉर कहता है तुम्हें सच में इंसान बहुत पसंद है ना? क्या तुम श्योर हो कि तुम ये कर पाओगे? तुम्हारा काम है एक ऐसी जगह बनाना जहाँ ह्यूमन सफर करें। डैम कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं ये कर पाऊंगा। थॉर कहता है क्या तुमने मिनोतरस मेज के बारे में सुना है? डैम कहता है हाँ मैंने सुना है, पर क्यों? थॉर कहता है फिर तो ये आसान होगा। और जैसे ही डैम आगे देखता है वो देखता है सामने बहुत बड़ी मेज बनी होती है। मेज मतलब भूल भुलैया। थॉर कहता है ये इस डंजन का कॉन्सेप्ट और तुम इस मेज को हमारे साथ मिलके बनाओगे। डैम ये सुन के काफी हैरान हो जाता है। आगे हम देखें डैम काम कर रहा होता है और कहता है ये कितना अमेजिंग है। उसके पीछे से एक बंदा कहता है हे तुम नए बंदे इधर आओ, हमें और भी काम करना है। डैम कहता है हाँ मैं आता हूँ। और आगे हम देखते हैं डैम इनके साथ काम कर रहा होता है, इनके साथ खाना खा रहा होता है और काम पे काम करे जा रहा होता है, जिसे देख के बाकी के लोग भी शौक होते हैं। वो इसे कह रहे होते हैं कि तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग हो और कह रहे होते हैं कि आगे ट्रैप बिछे हुए हैं, ध्यान से जाना और उनमें गिरना मत। इस पे मुस्कुराते हुए डैम कहता है हाँ अगर मैं गिर गया तो मुझे बचाना। आगे हम देखते हैं कि डैम और डैम के साथ वाला बंदा उसका काम खत्म कर चुके होते हैं। डैम के साथ वाला बंदा कहता है ये काफी बढ़िया जॉब है ना? डैम कहता है हाँ ये सच में एक सिंपल काम है। डैम के साथ वाला बंदा कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, अब हम कैरेज वाले काम पे जाते हैं, तब तक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, हम उनका यूज करेंगे नई जगह पे जाने के लिए। यहाँ पे लोग कैरेज में बैठे होते हैं। डैम के साथ वाला बंदा कहता है क्या सारे एशियन गॉड तुम्हारे जैसे हैं? डैम कहता है ये तो उनकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है ना, हम इस बंदे को रेड कहेंगे क्योंकि ये रेड है। रेड कहता है बहुत सारे लोग तुम्हारी काम की तारीफ कर रहे हैं। डैम कहता है हाँ मुझे शर्म आ रही है और अपने मन में कह रहा होता है देखा ये मैं हूँ, मेरे पास 200% सोशल स्किल्स हैं, क्या टैलेंट कोई चीज भी है? गॉड्स के साथ सोशलाइज करना मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। रेड वाला बंदा कहता है चलो नीचे हमें खुद से जाना पड़ेगा, हमारे इतने बढ़िया ट्रैप बेकार चले जाएंगे अगर ये बेकार का आदमी वहां गया तो। डैम अपने मन में कह रहा होता है ट्रैप्स। और हम देखते हैं डैम किसी जगह पे पैर रखने जा रहा होता है, पर रेड वाला बंदा उसे कहता है ध्यान से चलो, उसे देखो ये ट्रैप का साइन है, तुम्हें उन सब पे नजर रखनी होगी। देखो ये वहाँ पर है और वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है कि तुम इन्हें देख रहे हो? तो फिर ये तो तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस हुआ। जैसा कि तुम्हें पता है जो अपर क्लास के सीनियर गॉड्स होते हैं वो ह्यूमन को टेस्ट देते हैं, पर हमारे जैसे जो लो क्लास के गॉड होते हैं उनके लिए ऐसी कोई जगह नहीं है, इसीलिए हमें ये काम करना पड़ता है। ये डंजन कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं, इसीलिए हमारे पास बहुत काम होता है। डैम कहता है क्या इन्फिनाइट? रेड वाला बंदा कहता है जो रूम वो लोग बनाना स्टार्ट करें था 5 मिनट पहले वो तक बन गया होगा, जाके देखो। और डैम वो रूम देखने जाता है और शॉक हो जाता है और कहता है वाह इतना बड़ा स्टोन चैम्बर से 5 मिनट में बन गया, ये तो बहुत बड़ा है, आखिर उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल करा होगा इसे बनाने में। रेड वाला बंदा कहता है ये सामान यहीं रख दो, ये सामान इस जगह को गॉड्स के टेस्ट के लिए लायक बनाएगा। रेड वाला बंदा ये बॉक्स खोलता है और डैम देखता है और कहता है इसके अंदर तो एक राउंड शेप का पत्थर रखा हुआ है। रेड वाला बंदा कहता है ये बस एक मामूली तरीके का पत्थर दिखा है,
पर इसके अंदर से स्पाइडर्स समन होते हैं। जब ये सारे स्पाइडर्स स्पॉन होंगे तब ये डंजन और खतरनाक हो जाएगा। डैम हैरान होता है और किसी और चीज को देख के पूछता है आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर है। रेड वाला बंदा कहता है तुम्हें नहीं पता, ये एक लिजार्ड मैन है। डैम अपने मन में कह रहा होता है आखिर लिजार्ड मैन का यही पार्ट ट्रांसपेरेंट क्यों है। रेड वाला बंदा डैम को वार्न करता है और कहता है अभी उसे मत छुओ। डैम कहता है मुझे पता नहीं था। रेड वाला कहता है उसे वहीं छोड़ दो, हमें अगले रूम में जाना है। और ये लोग अगले रूम में आ जाते हैं। रेड वाला बंदा कहता है ये है गॉब्लिन का हाइडिंग शेल्टर। जब इंसान यहाँ आ जाते हैं तो इसका मतलब है वो फाइनल डेस्टिनेशन के क्लोज है। डैम कहता है यहाँ पर तो काफी ठंडा है। तभी डैम को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये एक गॉब्लिन होता है क्योंकि उसके ऊपर अटैक कर देता है। डैम की फट जाती है देखकर और वो गिर जाता है और गॉब्लिन ये देख के खूब हंसता है। रेड वाला बंदा भी हंसने लगता है और कहता है हाँ तुम तो चौंक गए, परेशान मत हो, वो बस मजाक कर रहा है। डैम को गुस्सा आता है पर वो कुछ कहता नहीं। रेड वाला बंदा डैम को बताता है जब डंजन पूरी तरीके से बन जाता है तो वो बात अलग होती है। ये गॉब्लिन्स इंटेलिजेंट हैं और काफी चालाक हैं, इसीलिए इनका सामना करना थोड़ा मुश्किल होता है। डैम कहता है हाँ ये तो बात है। आगे ये लोग फाइनल रूम तक पहुंच जाते हैं। डैम कहता है अगर ये इस डंजन का फाइनल रूम है तो इसका मतलब ये रूम है। रेड वाला बंदा कहता है हाँ ये है बॉस का रूम। तभी यहाँ इनके पीछे से थॉर आ जाता है और कहता है यो गॉड ऑफ माउंटेन्स, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी, कैसा चल रहा है काम। डैम कहता है हाँ ये तो आपकी अच्छा ही है। आगे थॉर कहता है एक बढ़िया बोलने वाले बंदे को पता होता है कि चीजों को कैसे अच्छा बनाया जाता है। बाय द वे क्या मॉन्स्टर की प्लेसमेंट हो गई। रेड वाला बंदा कहता है हाँ बस आखिरी वाला बचा है। थॉर कहता है हाँ बढ़िया बढ़िया। तभी वो अपना हथौड़ा निकालता और कहता है तो अब हमें लोअर क्लास के गॉड्स को छुट्टी दे देनी चाहिए। डैम की हालत खराब हो जाती है। थॉर कह रहा होता है तुमने बढ़िया काम करा गॉड ऑफ माउंटेन्स, अगली बार मुझे कुछ एडवाइस देना कि एशियन डंजन्स कैसे होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। और ये कहते हुए वो हथौड़ा डैम के सर पे दे मारता है और नेक्स्ट मोमेंट में डैम अपने घर पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी होती है। वो कह रहा होता है आखिर ऐसे कौन छुट्टी देता है, मुझे लगा जैसे थॉर मुझे झूठ बोलने के लिए सजा दे रहा है। हाँ बाय द वे ये सारी चीजें असली थी, ना कि कोई सपना बल्कि एक रियल अवेकनिंग। मैं फाइनली अवेक हो चुका हूँ। सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है तुम्हें सैलरी मिल चुकी है तुम्हारी, क्या तुम चेक करना चाहोगे। डैम खुश हो जाता है और कहता है सैलरी, चलो मैं देखा हूँ कि मैं इससे क्या खरीद सकूँ। और वो गॉड्स की शॉप में चले जाता है जिससे देखे वो हैरान हो जाता है। आगे हम देखते हैं डैम गॉड्स के स्टोर को ओपन करता है और उसे काफी कमाल के आइटम्स दिखे हैं जैसे द ऑलमाइटी गॉड ऑडिन का स्फीयर जो कि कभी अपना टारगेट मिस नहीं करता और एक ऐसा आर्मर जो कि सारे फिजिकल डैमेज को कम कर देता है। फ्रेया का नेकलेस जो कि डायमेंशन ट्रैवल कर सकता है। डैम ये सब देख के कहता है ये स्टोर पक्का गॉड्स के लिए है और यहाँ तक इस स्टोर में तुम आइटम्स ही नहीं बल्कि थॉर की पावर लाइटनिंग, हेपेटस की पावर फ्लेम और यहाँ तक कि एरिस की पावर डिस्ट्रक्शन भी खरीद सकते हो। ये सब देखने के बाद डैम के पसीने छूट जाते हैं और वो अपने मन में कह रहा होता है क्या हो अगर मैं ये सारी चीजें खरीद लूं, एक इंसान के लिए गॉड बनना पॉसिबल हो जाएगा। और वो खुद को इमेजिन करने लगता है कि वो गॉड बन जाएगा। डैम के अंदर जोश आ जाता है और वो कहता है मेरी जिंदगी अब बदलने वाली है। पर अगले ही मोमेंट उसे पता चल जाता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। डैम कहता है ऑफ कोर्स सबसे सस्ता आइटम भी 70,000 का है, ये सब कुछ ज्यादा ही महंगा है, आखिर मैं इतने कम पैसों से क्या ही खरीद सका हूँ। पर अगले ही मोमेंट वो शॉक हो जाता है क्योंकि तुम इन पैसों से टैलेंट्स भी खरीद सकते हो। डैम कहता है ये तो टैलेंट्स भी बेचते हैं तो मुझे बस ये सब खरीदना है, मेरे जैसे किसी के लिए तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। और उससे भी बड़ी बात ये सब कितना सस्ता है, मतलब गॉड की करेंसी में टैलेंट सिर्फ 12 रुपए के होते हैं। और इसके सस्ते होने का रीजन ये है कि कोई भी गॉड टैलेंट्स नहीं खरीदता क्योंकि वो तो इंसानों की यूज करने की चीज है ना, गॉड्स को तो पावरफुल चीजें चाहिए। और डैम ये देख के और शॉक हो जाता है क्योंकि जो टैलेंट उसे मिल रहा है वो डबल एस क्लास का है, कोई नॉर्मल टैलेंट नहीं बल्कि डबल एस क्लास का। डैम टैलेंट्स ऑफ स्वार्ड को चुनता और कहता है चलो स्वार्ड का टैलेंट खरीद के देखते हैं। अगर सोचा जाए तो जब मैं बच्चा था तो मुझे स्वार्ड्स काफी ज्यादा पसंद थी, मुझे इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, मुझे बस इसे खरीदना है। और डैम टैलेंट ऑफ स्वार्ड्स को खरीद लेता है और उसके पास से एक लाइटनिंग ऑरा निकलता है। डैम कहता है क्या ये काम कर गया, मैंने इतनी मेहनत करी थी कि मुझे एफ क्लास का टैलेंट मिल जाए, मुझे नहीं लगा था कि मुझे डबल एस क्लास का टैलेंट इतनी आसानी से मिल जाएगा। तभी सिस्टम की एक नोटिफिकेशन आती है कांग्रेचुलेशन अपना पहला आइटम खरीदने के लिए आज का स्पेशल ऑफर है बाय 1 गेट 1 फ्री, आप सेम क्लास का आइटम चुन सकते हैं। ये देख के डैम के खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो कहता है मैं दोबारा से एक डबल एस क्लास का आइटम चुन सकता हूँ, चलो देखें मैं इस बार चुनता हूँ टैलेंट ऑफ कॉम्बैट को। ये खरीदने के बाद डैम और खुश हो जाता है और कहता है ये अब मैं दोनों चीजें इस्तेमाल कर सका हूँ। पर तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पे गिर जाता है। डैम कह रहा होता है आखिर हो क्या रहा है, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। और सिस्टम इसे बताता है हम तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, हम तुम्हारे लंग की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तुम्हारी मसल स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। और फिर एक और नोटिफिकेशन आता है तुम्हारी बॉडी सक्सेसफुली एडजस्ट हो चुकी है तुम्हारे टैलेंट के साथ। तभी डैम को एक सपना आता है जिसमें उसे अपनी मॉम दिखाई देती है और वो कह रही होती है मेरे बेटे मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। डैम कहता है मैंने आपसे कहा है ना ऐसी बातें मत किया करिए और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे पास टैलेंट है। तभी डैम की आंख खुलती है और टैलेंट टैलेंट चिल्ला रहा होता है। डैम उठे हुए कहता है आखिर यहाँ पे हुआ क्या मैं सो गया था, मुझे लगता है मैंने अपनी मॉम को देखा अपने सपने में। एक सेकंड सपने, क्या वो सब कुछ सपना था। डैम कहता है स्टेटस विंडो, और स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है जिसमें उसकी जॉब लो क्लास के गॉड की थी। डैम ये देख के कहता है मैं एक लो क्लास गॉड हूँ इसीलिए मैं डंजन में काम कर पा रहा था, मेरे जैसा एक इंसान जिसके पास कोई टैलेंट नहीं था वो एक गॉड बन गया। लाइफ सच में अनएक्सपेक्टेड है। तभी डैम को एक कॉल आता है और
वो कॉल उसकी मॉम का होता है। डैम अपनी मॉम से कहता है, मॉम मेरे पास एक खुशखबरी है। उसकी मॉम कहती है, आज हॉस्पिटल मत आना, समझे तुम? जिस पे डैम कहता है, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है? उसकी मॉम कहती है, बस मेरी बात मानो और आज मत आना और मेरी चिंता मत करना। डैम कहता है, आखिर आप मुझे आने क्यों नहीं देना चाहती? तभी उसकी मॉम से एक नर्स फोन ले लेती है और डैम से कहती है, हेलो, क्या आप मिसेस चो के गार्डियन बोल रहे हैं? जिस पे डैम कहता है, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। वो नर्स डैम को बताती है, अभी हम बहुत बुरी सिचुएशन में, मैं आपको डिटेल्स में तो नहीं बता सकती, पर ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल के पास एक डंजन ओपन होने वाला है। हम आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर आपका फोन ही नहीं लग रहा था और अभी से हम विजिटर्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं जब तक सिचुएशन अच्छी नहीं हो जाती। और ये सब सुन के डैम अपना फोन वहीं पे छोड़ देता है और हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है। उसके पसीने छूट रहे होते हैं। हम हॉस्पिटल के पास का सीन देखते हैं जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर होता है, काफी सारी मिलिट्री आर्मी होती है। रिपोर्टर्स भी पहुंच चुके होते हैं और वो यही कह रहे होते हैं कि जल्द ही एक डंजन अपीयर होने वाला है। आर्मी ऑफिसर पब्लिक से कह रहे होते हैं, प्लीज यहाँ पर ना आइए, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाइए। तभी हम एक टैक्सी को देखते हैं जो कि बहुत स्पीड से यहाँ आती है और इसके अंदर अपना डैम होता है। डैम यहाँ की सिचुएशन को देखता है और कह रहा होता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तभी उसकी कॉम्बैट फोकस इसकी एक्टिवेट हो जाती है। उसकी आंखें ऑफिसर पे जूम करने लगती हैं। उसे इतनी दूर से भी ऑफिसर एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। डैम अपने मन में कह रहा होता है, मैं इतनी दूर से ऑफिसर को अच्छे से देख पा रहा हूँ और यहाँ तक सिर्फ दिखाई देना नहीं, डैम को उनकी बातें भी सुनाई दे रही होती हैं। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या तुमने सुना गवर्नमेंट कंट्री के सारे हंटर्स को बुला रही है? क्या तुम्हें लगता है कोई 8 स्टार हंटर आएगा यहाँ पर? मैंने सुना ये डंजन काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। और ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं। डैम अपने मन में कहता है, क्या ये कोई स्किल है? क्या ये उसकी वजह से हो रहा है जो टैलेंट मैंने खरीदे? पर अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। डैम ऑफिसर से कहता है, एक्सक्यूज मी, मेरी फैमिली वहाँ पर है, मुझे वहाँ पर जाना होगा। ऑफिसर कहते हैं, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पे एक मेज डंजन के साइन दिखाई दिए हैं। डैम अपने मन में कहता है, एक मेज डंजन? तभी आसमान से लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और वो जमीन पे गिरती है। उसके इम्पैक्ट से डैम दूर जाके गिरता है और कह रहा होता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? जब वो अपने सामने देखा है तो डंजन का गेट खुल चुका होता है। डैम कह रहा होता है, एक सेकंड, क्या ये वो डंजन है जो मैंने बनाया है? और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब डैम उस डंजन में काम कर रहा होता है। हम प्रेजेंट पे आते हैं। डैम कहता है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी उसे एक इंजर्ड आदमी दिखता है और वो उसकी हेल्प करने लगता है। पर तभी डैम को कुछ सेंस होता है और उस आदमी को अपने से दूर फेंक देता है और हम देखते हैं किसी ने डैम की तरफ को अटैक करा होता है और ये एक ब्लेड होती है। और जैसे ही डैम उस तरफ देखा है जिधर से तलवार आई थी, उसे एक हंटर दिखा जो कि ऑलरेडी मर चुका होता है। वो डैम से कह रहा होता है कि यहाँ से भाग जाओ और हम देखते हैं उसे एक लिजार्ड मैन ने मारा है। वो लिजार्ड मैन डैम को देख लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे लिजार्ड मैन डंजन से बाहर आ चुके हैं। मिलिट्री लिजार्ड मैन पे फायर करना स्टार्ट कर देती है। अपना डैम एक कार के पीछे जाके छुप जाता है पर एक लिजार्ड मैन उसे देख लेता है और वो उस पे अटैक करने आ रहा होता है। और जैसे ही वो लिजार्ड मैन डैम पे अटैक करता है, डैम की कॉम्बैट स्किल एक्टिवेट हो जाती है। उसकी वजह से डैम के लिए टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है और उसे लिजार्ड मैन की तलवार दिख रही होती है। और जैसे ही वो तलवार डैम के पास आ रही होती है, डैम उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। पर अगले मोमेंट डैम हैरान हो जाता है कि आखिर उसने ये सब कैसे करा। पर तभी वो देखता है कि वही लिजार्ड मैन एक दूसरे आदमी पे अटैक करने वाला होता है। डैम इसी लिजार्ड मैन की तरफ भागता है और उसे पकड़ के दूर कूद जाता है। जो देखे आर्मी ऑफिसर कहते हैं, फायरिंग तुरंत रोक दो, उनके बीच एक लड़का गया है। क्या वो लड़का एक हंटर है? अगर वो एक हंटर भी है फिर भी वो बिना किसी हथियार के वहाँ पर गया है। और हम देखते हैं डैम के चारों ओर लिजार्ड मैन खड़े होते हैं। डैम की ऐसी की तैसी हो चुकी होती है और वो अपने मन में कह रहा होता है, मैंने गुस्से में कर तो दिया पर अब मैं क्या करूं। पर तभी एक लिजार्ड मैन उस पर अटैक करता है। डैम की ऐसी की तैसी हो जाती है। डैम कह रहा होता है, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। पर तभी उसकी कॉम्बैट फोकस एक्टिवेट हो जाता है जिससे वो लिजार्ड मैन के उस अटैक को डॉज कर लेता है। डैम को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसके पीछे से एक और लिजार्ड मैन अटैक करता है और एक और, पर वो उन सबको डॉज कर लेता है और अपने मन में कह रहा होता है, आखिर ये है क्या चीज कॉम्बैट फोकस स्किल? ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत सारी कॉफी पी है, मैं इनके मूवमेंट्स अच्छे से देख पा रहा हूँ, इसका मतलब। और डैम इस बार डॉज करने के बजाय लिजार्ड मैन पे एक पंच थ्रो करता है और उसका साइलेंट ऑफ कॉम्बैट एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से लिजार्ड मैन को काफी सारे पंचेस पड़ते हैं और वो दूर जाके गिरता है। डैम कह रहा होता है, ये काम कर गया, अब बस 2 ही बचे हैं। एक और लिजार्ड मैन डैम पे अटैक करता है पर डैम एक साइड किक से उसे दूर फेंक देता है और आखिरी वाला लिजार्ड डैम की तरफ आ रहा होता है ताकि वो उस पर अटैक कर सके और वो डैम के काफी क्लोज आ जाता है और उस पर अटैक कर भी देता है। पर वो ये देख के हैरान हो जाता है कि डैम वहाँ पर नहीं है बल्कि डैम हवा में है और डैम एक प्यारी सी किक के साथ उसके मुंह पे लैंड करता है। मिलिट्री वाले डैम को ऐसा करते हुए देख काफी शौक होते हैं और कह रहे होते हैं, नामुमकिन, क्या उस लड़के ने इतने सारे लिजार्ड्स मैन को अपने हाथों से हराया? तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और डैम से कहता है, ओए लड़के, आखिर तुम किस गिल्ड से हो? तुम्हारा चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा पर तुम काफी अच्छे हो। मेरा नाम है नामगुम और मैं सैनगुम गिल्ड का मास्टर हूँ। ये आदमी डैम से हैंडशेक करता है और कहता है, कोई गिल्ड का बंदा अकेले तो नहीं आना चाहेगा? क्या तुम एक अनएफिलिएटेड हंटर हो? जो सुन के डैम कहता है, शायद से कह सकते हो। अभी के लिए हम इस आदमी को गिल्ड मास्टर कहेंगे। गिल्ड मास्टर कहता है, हम इस डंजन को क्लियर करना है, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? डैम कहता है, डंजन में मैं तुम्हारे साथ आऊँ? और डैम अपने मन में कह रहा होता है, ये आदमी सही कह रहा है, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। डंजन से मॉन्स्टर बाहर आते ही जाएंगे अगर हम उन्हें ना रोके तो। डैम कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। और डैम उन लोगों के साथ डंजन में आ जाता है और डैम ही उन्हें रास्ता दिखा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, शुक्र है कि मुझे ये जगह याद है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं यहाँ बार बार आया हूँ, इसीलिए मुझे ये याद है। डैम कहता है, एक सेकंड यहीं पे रुक जाओ। गिल्ड मास्टर पूछता है, क्या हुआ? डैम कहता है, यहाँ से मैं रास्ता दिखाऊंगा। एक गिल्ड का बंदा कहता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? इधर देख, एक अनएफिलिएटेड हंटर, मुझे नहीं पता तू कहाँ से आया पर हमारे पास अथॉरिटी के ऑर्डर्स हैं। डैम कहता है, यहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स हैं इसीलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। गिल्ड मास्टर हंसते हुए कहते हैं, चिंता करने के लिए शुक्रिया पर हमारी एडवांस पार्टी ऑलरेडी ये जगह चेक कर चुकी है।
डैम एक पत्थर उठाता है और कहता है सच में, और उस पत्थर को आगे फेंका है और अगले ही सेकंड उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जो देख के पूरा गिल्ड शॉक हो जाता है। डैम कहता है अब तो हमें पता चल गया कि आपकी एडवांस पार्टी यहाँ तक नहीं आ पाई थी। ये एक ऐसा ट्रैप है जो कि डीकम्प्रेशन से एक्टिवेट होता है और ये स्पीयर्स एक स्पेशल तरीके के आइटम से बने हैं, मतलब ये तुम्हारे आर्मर को रुई जैसे फाड़ देंगे। ये सिंपल है पर ये काफी ज्यादा खतरनाक है। गिल्ड मास्टर डैम से पूछते हैं पर आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता? डैम कांपने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है ओह हाँ, अगर मैंने इन्हें बताया कि मैंने इस डंजन को बनाने में मदद करी थी तो मैं यहाँ से सेफली नहीं निकल पाऊंगा। डैम हिचकिचाते हुए कहता है तुम इसे एक सीक्रेट की तरह देख सकते हो और उनको वापस से रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। डैम रास्ते में एक टॉर्च उठाता है और कहता है चीजें यहाँ से और डेंजरस होने वाली हैं, और वो उस टॉर्च को आगे करता है और बाकी के गिल्ड मेंबर सामने देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि सामने एक स्पाइडर गेट है। ये लोग सारे के सारे गेट के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर स्पाइडर्स तो होते हैं पर वो काफी ज्यादा वीक वाले होते हैं। गिल्ड का एक बंदा कहता है इस तरह से हम सब तो बारबेक्यू बन जाएंगे। दूसरा वाला बंदा कहता है क्या तुम सोए हुए थे जब चीजें समझाई जा रही थी? ये स्पाइडर वेब्स उनके नेटवर्क की तरह काम करता है और एक ट्रैप की तरह भी, तो इन्हें जला नहीं सबसे अच्छा रास्ता होगा। वो लोग डैम को देख के आपस में बातें कर रहे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या हम उस लड़के पे सच में भरोसा कर सकते हैं? क्या हो अगर वो किसी दूसरे गिल्ड का स्पाई हो और हमारे इस डंजन के अटैक्स को इंटर कर रहा हो? डैम कह रहा होता है मैं सब कुछ सुन सका हूँ, तुम्हें ये बात पता है ना? पर तभी डैम चौकन्ना हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है यही वो रूम है जिसके अंदर मैंने काउंटलेस बॉक्सेस रखे थे जिनके अंदर स्पाइडर एग्स हैं। मुझे पता है कि वो सारे स्पाइडर्स कहाँ छुपे हुए हैं, पर इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उन सबको जला देंगे। गिल्ड के मेंबर कहते हैं चलो अब इस पूरी जगह को आग लगा देते हैं। पर तभी डैम की कॉम्बैट फोकस स्किल एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ पर डैम को कुछ लोग सेंस होते हैं जो कि मदद मांग रहे होते हैं। डैम कहता है रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि हम इस जगह को आग लगा सके, यहाँ पर कुछ इंसान है। अगले सीन में गिल्ड मास्टर कहता है स्टोन चैम्बर के अंदर शायद कुछ लोग हो सके हैं, हमें अभी उन्हें बचाने पे ध्यान देना चाहिए। अब हम डिफेंसिव स्ट्रक्चर में इंटर करेंगे, हमें नहीं पता कि सर्वाइवर्स की सिचुएशन क्या है, तो अटैक सोच समझ के यूज करना। और हाँ, मुझे नहीं पता कि ये लड़का कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहा है, पर इस लड़के को उनकी लोकेशंस पता है। ये लड़का सपोर्ट टीम को कमांड करेगा। डैम हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है तुम चाहते हो कि मैं अचानक से कमांड दूं, पर मैंने अपनी लाइफ में कभी ये चीज नहीं करी है। पर तभी एक गिल्ड की मेंबर डैम के पास आती है और कहती है मिस्टर डैम आपका शुक्रिया, आपकी वजह से हम यहाँ तक आ पाए बिना किसी खरोच के, प्लीज हमें इस बार भी गाइड करिए। और वो लड़की अपना हाथ आगे करती है। डैम उससे हैंडशेक करता है और कहता है चलो साथ में अच्छा करते हैं। वो लड़की डैम से कहती है आप ज्यादा फिक्र मत करिए, आप बस हमें सर्वाइवर्स की लोकेशन बताइए और बाकी सब सपोर्ट टीम देख लेगी। डैम कहता है क्या ये इतना सिंपल है? वो लड़की कहती है हाँ ये इतना सिंपल है। डैम उस लड़की से कहता है क्या तुम मेरा हाथ छोड़ सकती हो? वो लड़की कहती है क्या आप कोई वेपन यूज नहीं करते? डैम कहता है वेपन, मैंने कभी कोई वेपन यूज नहीं करा। वो लड़की कहती है अच्छा, पर ये अच्छा होगा कि अगर आप एक आध ब्लेड अपने साथ रखेंगे तो। और ये कहकर चली जाती है। डैम अपने मन में कह रहा होता है जो वो लड़की कहना चाहती थी वो कहकर चली गई, पर क्या मैंने उससे अपना नाम बताया था? गिल्ड मास्टर सबको आगे जाने का कमांड देते हैं और सब लोग उस चैम्बर में एंटर करते हैं। पर ये जगह काफी शांत लग रही थी। गिल्ड मास्टर कह रहे होते हैं अपना फोकस मत खोना। तभी डैम चिल्लाता है वो सब हमारे ऊपर है। और इस बार हम जिन स्पाइडर्स को देखते हैं वो काफी बड़ी होती है साइज में और वो अटैक करना स्टार्ट कर देती है। गिल्ड मास्टर अपने गिल्ड मेंबर को बचाते हुए उस स्पाइडर को मार देते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं घबराओ मत और प्लान फॉलो करो, सब लोग डिफेंसिव स्ट्रक्चर में आओ और उनके जहर से बच के रहना। डैम भी सपोर्ट टीम को गाइड कर रहा होता है और अपनी स्किल की मदद से उस जगह पे जा रहा होता है जहाँ पे सर्वाइवर्स हैं। और डैम वहाँ तक पहुंच भी जाता है और उन्हें वो सर्वाइवर्स मिल जाते हैं। स्पाइडर्स ने उन्हें अपने वेब से ढके रखा होता है। वो लोग सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करते हैं, पर तभी उनकी तरफ एक पूरी स्पाइडर की आर्मी आने लगती है। डैम कहता है मुझे एक सेफ प्लेस पता है, मेरे पीछे आओ। डैम को इस तरह कमांड देते हुए गिल्ड मास्टर कह रहे होते हैं अगर मैं सच कहूँ तो मुझे शक था इस लड़के को डंजन के सारे रास्ते पता है और यहाँ तक कि सर्वाइवर्स की लोकेशन भी। ये ऐसी चीज है जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। गिल्ड का मेंबर कह रहा होता है जो इंजर्ड लोग हैं वो सर्वाइवर्स को डंजन के बाहर लेकर जाए और गिल्ड मास्टर से जाके कहता है मास्टर हमने सारे सर्वाइवर्स को बचा लिया है, हम में से कुछ लोग इंजर्ड तो हो गए पर वो भी ठीक है। गिल्ड मास्टर कहते हैं इसका मतलब हम आगे जाने के लिए तैयार हैं, हम यही फ्लो मेंटेन करेंगे और आगे भी फाइट करेंगे। सबसे कहो कि एक दूसरे पे रिलाई करें और थोड़ी आराम करें। गिल्ड मास्टर डैम से कहते हैं और हाँ मैं तुमसे भी कुछ बात करना चाहूंगा। डैम कहता है क्या आप मेरे से बात कर रहे हो? गिल्ड मेंबर को डैम से ऐसे बात करते हुए देखे एक गिल्ड मेंबर की थोड़ी सी किलस जाती है। गिल्ड मास्टर कहते हैं 2 पुलिस वाले और बाकी के 8 हंटर्स यहाँ पर फंसे हुए थे और हमारी एडवांस पार्टी में से भी कोई यहाँ पर था। अगर तुम हमारे साथ ना होते तो हम इन सबको जला देते। डैम हंसते हुए कहते हैं हाँ ये कुछ भी नहीं था। तभी गिल्ड मास्टर डैम से कहते हैं बाय द वे तुम्हारे पास क्या अमेजिंग टैलेंट है, ऐसा लगता है जैसे ये डंजन तुमने खुद बनाया है। डैम हैरान हो जाता है और कहता है अरे नहीं नहीं मैं कैसे डंजन बना सकता हूँ, मैं कोई गॉड थोड़ी हूँ। गिल्ड मास्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं यार मैं तो बस मजाक कर रहा था। डैम कहता है अब जबकि हमने अपनी फोर्स गैदर कर ली है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अपने मन में कह रहा होता है मुझे लगा था इन्हें पता चल गया। ये लोग आगे जाके एक और रूम के पास रुके हैं। एक गिल्ड मेंबर कहता है क्या ये कोई इनकी सिविलाइजेशन है? जिसपे डैम कहता है हाँ ये गॉब्लिन की सिविलाइजेशन है। जो सुन के गिल्ड के मेंबर कहते हैं हाँ आम से गॉब्लिन्स, मुझे लगा ये बॉस का रूम होगा, ये कितना डिसअपॉइंटिंग है। डैम अपने मन में सोच रहा होता है गॉब्लिन एरिया के लिए मैं एक फुल प्रूफ प्लान तो नहीं बना पाया, पर शायद से कॉम्बैट फोकस के साथ ये पॉसिबल होगा। डैम कहता है मुझे माफ करना, क्या मैं इस रूम में अकेला जा सकता हूँ? जो सुन के एक गिल्ड का मेंबर डैम के पास आता और कहता है हे मैन, गिल्ड मास्टर ने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ के कर दी, तुम तो बोलने ही लगे हो। अगर यहाँ पे बात गॉब्लिन्स की हो रही है तो हमने उनके जैसे बहुत हराए, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ पे रुक सकते हो। गिल्ड मास्टर कहते हैं मैं भी तुम्हें वहाँ पर अकेला नहीं भेजना चाहूंगा। जिसपे डैम कहता है लगता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इस केस में आप लोगों को मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे जब हम अंदर जाएंगे। गिल्ड मास्टर कहते हैं ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कोई प्लान है। और ये सब दूर से देखे 2 गिल्ड के मेंबर काफी जल रहे होते हैं। वो लोग गिल्ड मास्टर की नजरों में अच्छे दिखना चाहते थे पर डैम की वजह से वो नहीं दिख पा रहे हैं। फाइनली वो लोग रूम के अंदर जाते हैं पर रूम के अंदर कुछ भी नहीं होता। डैम उनसे कहता है कि अपनी आवाज धीरे करो और अपने मन में कह रहा होता है मुझे अंदर से कुछ सेंस हुआ है। पर एक गिल्ड मेंबर के काफी ज्यादा जोश
चढ़ रहा होता है और वो आगे जाने लगता है और कहता है सच में ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्या यहाँ पे कोई बड़ा सा काकरोच होगा, हा हा हा। दूसरा वाला गिल्ड मेंबर कहता है अगर यहाँ पे कोई गॉब्लिन्स होंगे तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तो हमारे पीछे रहो, हा हा हा। इनके बहुत गंदे लगने वाले हैं। और जैसे ये लोग आगे जाते हैं यहाँ की लाइट बुझ जाती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। वही गिल्ड मेंबर कह रहा होता है जल्दी से फ्लैश लाइट ऑन करो। डैम कहता है फ्लैश लाइट ऑन मत करना, पर गिल्ड के मेंबर कहता है हम लड़ेंगे कैसे अगर हम देख ही नहीं पाएंगे तो। आखिर एक इंसान जो खुद को हंटर कहता है वो एक गॉब्लिन से इतना कैसे डर सकता है, और वो फ्लैश लाइट को ऑन कर देता है। डैम चिल्लाते हुए कहता है सब लोग नीचे झुक जाओ। गिल्ड के बाकी लोग तो नीचे झुक जाते हैं पर वही दो घमंडी लोग नहीं झुके। दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है देखा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तुम लोग ने मुझे फालतू में डरा दिया। और वो आगे वाले मेंबर से कहता है अब आगे भी बढ़ो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। पर जैसे ही वो टॉर्च वाला बंदा पीछे मुड़ के देखा है और हम देखे उस टॉर्च वाले बंदे के काफी सारे एरोज लगी होती है, और ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती बल्कि और भी एरोज उसके आगे लगी है। ये देखे सब शौक रह जाते हैं और यहाँ पर हड़कंप मच जाती है। गिल्ड लीडर चिल्लाते हुए कहते हैं कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, और सब वहीं पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे वो खड़े थे। गिल्ड मास्टर डैम से कहते हैं क्या यही वो रीजन था जिसकी वजह से तुम फ्लैश लाइट ऑन करने से मना कर रहे थे। डैम कहता है हाँ, वो जहाँ भी लाइट देखते हैं उसी डायरेक्शन में अटैक करते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं पर जब हम यहाँ पर इंटर करे थे तब तो लाइट थी और वो हमें सुन भी सकते थे, तब उन्होंने अटैक क्यों नहीं करा। डैम कहता है वो अपने शिकार के साथ खेलना चाहते हैं, उन्हें अंधेरे में अपने शिकार को डरता देख मजा आता है। गिल्ड मास्टर कहते हैं अगर ये चीज हमें पता भी है तब भी हम उन पे अटैक नहीं कर पाएंगे जब तक हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। हमें लगता है हमें फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ेगी भले ही हम थोड़े इंजर्ड क्यों ना हो जाए। डैम कहता है क्या हो अगर हम बिना देखे लड़ पाए तो। गिल्ड मास्टर कहते हैं क्या ये सब पॉसिबल है। डैम कहता है हाँ, ये सब मुझ पे छोड़ दो। सारे लोग अपनी जगह पे बैठे होते हैं। डैम अपने मन में कह रहा होता है मुझे पता है कि मैं नर्वस हूँ और मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, पर मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। डैम बाकी लोगों से कहता है जब तक मैं कुछ ना कहूँ तब तक हिलना मत और आवाज मत करना, और अपने मन में कह रहा होता है मुझे वो फीलिंग दोबारा से याद करनी होगी। और वो अपनी स्किल कॉम्बैट फोकस को एक्टिवेट कर लेता है और उसे अपने आसपास ज़ॉम्बी सेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे सिर्फ मार धाड़ की आवाजें आ रही होती हैं। गिल्ड वाले हैरान होते हैं, तभी उन्हें डैम की आवाज आती है तुम लोग अब लाइट खोल सकते हो। और जैसे ही लाइट खुलती है हम देखते हैं डैम ने सारे ज़ॉम्बीज का खेल खत्म कर दिया। ये सब देखे गिल्ड का वो जो सफेद बालों वाला मेंबर था वो अपने मन में कह रहा होता है नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर इस लड़के का टैलेंट क्या है और ये किस तरह की ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा है। अगर मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो मैं ये सब खुद हैंडल कर लेता, आखिर ये लड़का बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है। गिल्ड मास्टर डैम से काफी इंप्रेस होते हैं और कहते हैं ये सच में काफी अमेजिंग है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारे जैसा हंटर नहीं देखा। डैम कह रहा होता है मेरी बस किस्मत अच्छी थी कि अब हम आगे बढ़े, पर वो अपने मन में कह रहा होता है मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ऐसे लड़ सकता हूँ। एंड देन वो आगे बढ़ते हैं और वो फाइनली बॉस के रूम तक पहुंच जाते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं इस रूम के अंदर इस डंजन का बॉस है। ये लोग रूम का गेट खोलते हैं और रूम में इंटर होते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं मुझे वो दिखाई तो नहीं दे रहा, क्या वो कहीं छुपा हुआ है। डैम कहता है नहीं, वो बिल्कुल हमारे सामने है। लाइट्स ऑन होती हैं और हम देखते हैं इस डंजन के बॉस को। गिल्ड मास्टर कहते हैं क्या कमाल का प्रेशर है, जितना एक्सपेक्ट करा था। उसकी पोजीशन को देख के लगता है कि वो भी हम पे अटैक नहीं करेगा, हमें इसलिए इसको समझना होगा और हमें कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी होंगी। तभी डैम को सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए 5 कैंडिडेट को चुनिए। डैम अपने मन में कह रहा होता है ह्यूमन सेक्रीफाइस, आखिर इसका क्या मतलब है। गिल्ड मास्टर आगे जाने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि ग्रुप को 2 में डिवाइड कर रहे हैं। डैम अपने मन में कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, क्या ये किसी तरह का गिमिक है, शायद यहाँ कोई हिंट हो सकता है सेफ रास्ते का, इन्फॉर्मेशन शेयर करना सही होगा। डैम गिल्ड मास्टर के पास जाता है और कहता है मैं किसी चीज का प्रपोजल रखना चाहता हूँ। गिल्ड मास्टर कहते हैं अभी हम लोग प्लान डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये हम बाद में कर सकते हैं। डैम कहता है ये इन्फॉर्मेशन शायद से इस डंजन के सोल्यूशन के बारे में हो सकती है। गिल्ड मास्टर कहते हैं सोल्यूशन, क्या तुम्हें यकीन है। और गिल्ड मास्टर डैम से बात करने दूर चले जाते हैं, जो देखे इस सफेद बाल वाले की और खिलस जाती है और वो अपने मन में कहने लगा है ये साला कमीना दोबारा से मेरे क्रेडिट चुरा रहा है, मैं बस बैठ के देख नहीं सका। और वो थोड़ा सा बॉस के करीब जाने लगता है और अपना वेपन उठा के कहता है अपने मन में डैन लूजर्स बनाते हैं जिन्हें मौत से डर लगता है, मैं वैसा मूव नहीं करूंगा जैसा तुम चाहोगे, चलो मैं तुम्हें अपना टैलेंट ऑफ एम दिखाता हूँ F क्लास का। इस बंदे पे लिटरली F क्लास का टैलेंट है और उछल ऐसे रहा जैसे SSS क्लास का गॉड टैलेंट लेके बैठा है। खैर इसकी बातों पे वापस आते हैं। ये कहता है मुझे बस इस बॉस पे सिंगल शॉट लैंड करना है, फिर उसके बाद प्रमोशन मेरा होगा, बस थोड़ा सा और करीब शायद से उसकी आंखों पे। और करीब करीब करते हुए वो बॉस के जोन में इंटर होने जा रहा था, जिस चीज को डैम देख लेता है। वो कहता है ओए तुम रुक जाओ। ये सफेद बालों वाला गिल्ड का मेंबर कहता है ये साला कमीना फिर से, मुझे पता है तुम सारा क्रेडिट लेना चाहते हो, बॉस अभी से बैठा हुआ है, मैं उसे हरा दूंगा। और वो गिल्ड का मेंबर फाइनली बॉस के रूम में इंटर कर जाता है और अगले ही मोमेंट पे जमीन हिलने लगती है। ये बंदा कहता है आखिर अचानक से क्या हो रहा है। सब अपनी जगह पे खड़े होते हैं और वो सफेद बालों वाला उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी होती है। गिल्ड मास्टर जल्दी से उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम पागल, तुम्हें पता भी है तुमने क्या करा है। डैम कहता है मुझे नहीं लगता कि ये डिबेट करने का टाइम है कि कौन सही और कौन गलत। और हम देखते हैं इस डंजन का बॉस जस्ट इनके सामने खड़ा होता है और वो भी बहुत गुस्से में बहुत जोरों से चिल्लाता है। और तभी जितने एरिया में ये लोग थे वो एरिया पूरा बंद हो जाता है, मतलब ये लोग बाहर नहीं जा सकते जब तक ये बॉस को हरा नहीं देते। एंड ये सफेद वाला गिल्ड मेंबर ये चीज नोटिस कर लेता है और ये देखिए इसकी फट जाती है और ये चिल्ला रहा होता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई कोई मेरी मदद करो। भाई अभी तो बड़ा जोश में था तू। बॉस मॉन्स्टर उसी बंदे पे अटैक करने जा रहा होता है पर गिल्ड मास्टर उसको बचा लेता है। वो तुरंत ऑर्डर देने लगता है फॉर्मेशन सही करो और कोई भी पैनिक मत होना, सब शांत रहो, हमें अपने प्लान के हिसाब से वर्क करना होगा, अपनी फॉर्मेशन बनाओ और इस कमीने को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। और ये
कहते हुए गिल्ड मास्टर बॉस मॉन्स्टर के क्लोज इन करता है, पर बॉस मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, जिसे गिल्ड मास्टर डॉज कर लेता है और एक काउंटर अटैक करता है, जो देखे गिल्ड के मेंबर खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं हमारे कैप्टन ने कर दिखाया। उस अटैक से काफी जोर की आवाज आई, लगता है गिल्ड मास्टर जीत गए। डैम अपने मन में कह रहा होता है क्या ये एक ग्रेट हिट था, क्या गिल्ड मास्टर एक अलग ही लेवल पर है। और हम गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो कह रहे होते हैं शिट क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर के सिर्फ कुछ खरोचे आई होती हैं। गिल्ड मास्टर अपने मन में कह रहे होते हैं ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी स्टील के आर्मर पर अटैक करा हो। डैम चिल्लाते हुए कहता है संभल कर। गिल्ड मास्टर की तरफ एक अटैक आ रहा होता है, तो वो डॉज तो कर लेते हैं पर उसके इम्पैक्ट से वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। पर हम देखते हैं उनके राइट शोल्डर पे वो अटैक लग जाता है। गिल्ड मास्टर कह रहे होते हैं ये बस एक छोटा सा कट है, पर एक एयरलेस अटैक मेरी जान ले सकता है। मेरे मेंबर्स सारे फॉर्मेशन में आओ। गिल्ड मास्टर की बात सुन के सारे लोग फॉर्मेशन में आ जाते हैं। गिल्ड मास्टर कह रहे होते हैं फॉर्मेशन कले करो और इसके वीक पॉइंट्स का पता लगाओ। डैम ये देखे अपने मन में कह रहा होता है इनकी कमांड काफी अच्छी है, अभी के लिए ये बढ़िया लग रही है। गिल्ड मास्टर सोच रहे होते हैं ये हमारे आदमियों तक नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस में है। पर तभी हम बॉस मॉन्स्टर के हाथों से बिजली निकलते हुए देखते हैं, जिसे देखे डैम समझ जाता है ये थॉर की पावर है। गिल्ड मास्टर कहते हैं ऐसा लगा कि वो कोई अटैक प्रिपेयर कर रहा है, उसे रोकना होगा, हमें एक गैप मिला है, यही हमारा चांस है। गिल्ड मास्टर और बाकी के लोग उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देते हैं। डैम पीछे से चिल्ला रहा होता है रुक जाओ वो काफी डेंजरस है। जब तक गिल्ड मास्टर को ये बात रियलाइज होती है कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया है तब तक बहुत देर हो जाती है। पर इस गलती को सुधारने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर डैम बॉस मॉन्स्टर के मुंह पे किक दे मारता है, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उल्टा बॉस मॉन्स्टर को और गुस्सा आ जाता है। डैम अपने मन में कह रहा होता है अब बहुत देर हो चुकी है और बॉस मॉन्स्टर अपना वो अटैक कंप्लीट कर देता है। वही सफेद बालों वाला गिल्ड मेंबर कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा गिल्ड मास्टर हार चुके हैं। और हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर ने उस अटैक से सबको पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया होता है। जो लोग बाहर होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि हमें शील्ड के अंदर नहीं जा सकते, पर हमें बैकअप प्रोवाइड करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। बाहर वाले कुछ गिल्ड के मेंबर कह रहे होते हैं पर तुमने नहीं देखा उस चीज ने हमारे गिल्ड मास्टर को हरा दिया, अंदर जाना मतलब मौत है। डैम भी थोड़ा इंजर्ड होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है इस साला कमीना इसके ऊपर तो खरोच भी नहीं आई, मुझे लगा था मेरी ये घटिया जिंदगी ठीक हो जाएगी टैलेंट मिलने के बाद, पर मैं यहाँ एक घटिया मौत मरने वाला हूँ। पर तभी डैम अपने पास पड़ी हुई स्वार्ड को ग्रैब करता और कहता है हाँ अभी भी एक चीज है जिसे मैंने ट्राई नहीं किया है, इस तरह से मरने के बाद मुझे चैन नहीं मिलेगा। बॉस मॉन्स्टर भी डैम को नोटिस कर लेता है। डैम कह रहा होता है मैंने इतना सब कुछ इसलिए नहीं झेला कि मैं यहाँ आकर मर जाऊँ। और यहाँ पर हमें काफी कूल सा पैनल दिखाया जाता है जिसमें डैम स्वॉर्ड पकड़े खड़ा होता है। अगर तुम्हें याद हो तो इसने एक और टैलेंट खरीदा था और वो भी डबल-S रैंक का था। डैम कहता है अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि मैं बिना स्ट्रगल किए तो नहीं मरने वाला, और उसका स्वॉर्ड टैलेंट एक्टिवेट हो जाता है। डैम को बॉस मॉन्स्टर के पास जाते हुए देख गिल्ड मास्टर अपने मन में कह रहे होते हैं मेरी कुल्हाड़ी भी उसे एक स्क्रैच तक नहीं दे पाई, ये ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जो कि किसी ऐसे के हाथों मारा जाएगा जिसने रिसेंटली स्वॉर्ड उठाई हो। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ से भाग जाओ, पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, ये सब मेरी गलती है। हम इस बॉस मॉन्स्टर को बुल कहेंगे। बुल अपना हाथ डैम की तरफ बढ़ाता है, पर तभी हमें कुछ कटने की आवाज आती है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं डैम ने उस बुल का एक हॉर्न काट दिया होता है। डैम अपने मन में कह रहा होता है मैंने बस एक छोटा सा जुआ खेला था, पर जब मैंने स्वाड उठाई उसी मोमेंट मुझे ये लगने लगा कि मैं इसको काट सका हूँ। और अगले सीन में डैम उसके ऊपर वापस से 3-4 कट्स मारता है। डैम अपने मन में कह रहा होता है ये मेरा पहली बार है जब मैंने एक असली स्वाड पकड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी बॉडी का एक पार्ट हो, ये है मेरा स्वाड का टैलेंट। डैम खुश हो जाता है और अपना बुल खुश नहीं लग रहा होता, वो डैम की तरफ भागते हुए आता है अटैक करने के लिए। डैम उसे सेंस कर लेता है और अगले मूवमेंट बुल के ऊपर 3-4 कट्स और। डैम यहाँ पे काफी प्यारी मूवमेंट्स कर रहा होता है। गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपने मन में कह रहे होते हैं 6 नहीं क्या उसने 7 अटैक लगातार करे, मैं उन्हें अपनी आंखों से देख भी नहीं पाया, ये अनबिलीवेबल है। पर ये सोचना ये एक मार्शल आर्ट आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड मैन था, फिर भी ये काफी नहीं है। हम डैम को देखते हैं जो कि कह रहा होता है आखिर इस बंदे की स्किन कितनी मोटी है। और हम देखते हैं बुल्स के सिर्फ खरोच आई होती है, वो कटा नहीं होता। और अब ये सफेद बालों वाला बंदा पगला जाता है और कहने लगता है जैसा सोचा था यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, हम सब मरने वाले हैं, साले तेरी ही गलती है ये सब। उसकी बातें सुन के गिल्ड मास्टर कह रहे होते हैं बकवास मत कर, उसके अटैक्स काफी बढ़िया हैं, उसके स्किल लेवल को हम ईस्ट के सबसे बेस्ट स्वॉर्डमैन से कंपेयर कर सकें, उसके पास स्किल्स तो हैं पर यहाँ पर प्रॉब्लम है उसकी स्वॉर्ड जल्दी ही टूटने वाली है। डैम कह रहा होता है मैंने बस इसे थोड़ी देर ही इस्तेमाल करा है और अभी से इसकी ये हालत हो गई, इसके हिसाब से ये ज्यादा नहीं टिकने वाली, मुझे इसके वाइटल पॉइंट पे अटैक करना होगा और इसके लिए मुझे इसके पास जाना होगा। ये कह के डैम बुल पे क्लोज इन करने लगा है, पर बुल भी रेडी होता है डैम के ऊपर अपने मुक्के बरसाने के लिए। पर डैम बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसको एक साइड किक दे मारता है, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। डैम तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को उसके फेस की ओर फेंकता है, पर ये सिर्फ उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। अगले ही मोमेंट उसको एक अपर किक पड़ती है एंड डैम हवा में अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से पकड़ लेता है और कहता है आखिरकार तुम मेरे हाथ आ गए। पर उतनी देर में बुल खुद को संभाल लेता है और डैम का ये प्लान बेकार जाता है। बुल अपना सर जमीन पे दे मारता है, उसके इम्पैक्ट से डैम थोड़ा दूर चला जाता है और डैम की स्वॉर्ड की हालत और खराब हो जाती है। वो अपने मन में कह रहा होता है मेरी स्वॉर्ड अपनी लिमिट पर है और मार्शल आर्ट इस पे काम नहीं कर रही है, इसके बाद वाला अटैक आखिरी होगा, अगर बस मुझे ओपनिंग मिल जाए तो। और डैम को
शायद से कोई ओपनिंग दिख जाती है और वो मुस्कुराने लगता है और हम देखते हैं बुल वापस से वही थॉर का अटैक यूज करने वाला होता है। गिल्ड मास्टर ये सब देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं यही वो टेक्निक है जो उसने पिछली बार यूज करी थी। और वो डैम को उसकी फाइटिंग स्टैंस में देखते हैं और कहते हैं क्या ये लड़का उससे सामने से फाइट करने का प्लान कर रहा है। और हमें यहाँ पे वापस से काफी बढ़िया पैनल दिखाया जाता है पर डैम की स्वाट की कंडीशन बहुत ही खराब होती है। गिल्ड मास्टर किसी तरह उठते हैं और कहते हैं मुझे किसी तरह उसकी मदद करनी होगी। तभी उन्हें वो चीज याद आती है जो डैम ने उनसे कहा था क्या होगा अगर हम बिना देखे भी लड़ सके तो। गिल्ड मास्टर उसी डरे हुए व्हाइट बालों वाले मेंबर से कहते हैं हे तुम मेरी बात सुनो, मेरी रोब में एक बहुत ही बड़ी आइटम है, यही तुम्हारा मौका है शाइन करने का, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। डैम बुल पे अटैक करने के लिए तैयार होता है और कह रहा होता है बस एक मौका, मुझे उसके वाइटल पॉइंट पे स्ट्राइक करना है बस। डैम और बुल एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं और फाइनली बुल और डैम एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, वो भी काफी तेज और दोनों ही तैयार होते हैं एक दूसरे पे अटैक करने के लिए। डैम अपनी स्वाट को घुमाता है और बुल के चेस्ट पे एक अटैक करता है पर उसकी तलवार टूट जाती है। डैम कहता है सब खत्म हो गया और बुल लाइटनिंग स्ट्राइक से डैम पे अटैक करने जा रहा होता है पर तभी कहीं से अचानक से एक स्वार्ड डैम की तरफ आती है और डैम उसको पकड़ लेता है और ये स्वार्ड वही सफेद बालों वाले ने फेंकी होती है। डैम कहता है अब तेरा खेल खत्म है जंगली बुल। पीछे से वही सफेद बालों वाला कह रहा होता है इसे खत्म कर दो नए लड़के। और डैम बुल के अटैक से बच के बुल के ऊपर स्ट्राइक कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे न्यूज रिपोर्टर कह रहे होते हैं 5 घंटे हो चुके हैं, मॉन्स्टर डंजन से बाहर नहीं आ रहे, प्लीज जैसे ही कोई खबर मिले हमें रिपोर्ट करिएगा। तभी एक बंदा कहता है ओ वो देखो डंजन से लोग बाहर आ रहे हैं और हम देखते हैं डैम गिल्ड मास्टर को लेके बाहर आ रहा होता है और कह रहा होता है आखिरकार हम लोग बाहर आ गए। बाय द वे आपको कैसे पता था कि अगर आप मेरे पीछे स्वाट फेंकोगे तो मैं पकड़ लूंगा। गिल्ड मास्टर कहते हैं मुझे बस याद आया कि तुमने कहा था कि तुम बिना देखे भी लड़ाई कर सकते हो तो तुम्हारे लिए मुमकिन था कि तुम पीछे से आई हुई स्वाट को भी पकड़ सकते हो, मैंने बस रिस्क लिया। डैम हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है ये तो लगभग मुझे एक जिंदा सीख बना देता, फिर भी आपकी वजह से हम सब सर्वाइव कर पाए। जो सुन के गिल्ड मास्टर कहते हैं नहीं तुम वो हो जिसने हम सबको बचाया। और डैम को धक्का देते हुए कहते हैं आखिर तुम कर क्या रहे हो, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम इस डंजन के नंबर 1 कंट्रीब्यूटर हो तो जाओ और अपना स्टेटमेंट दो। डैम कहता है मैं नंबर 1 कंट्रीब्यूटर हूँ और अपने मन में सोच रहा होता है लोगों ने हमेशा ही मुझे नीचा दिखाया मेरे टैलेंट की वजह से, सही कहा मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ। डैम अपना हाथ उठाता है और खुद को चीयर करता है और उसके साथ बाकी सारे लोग भी अपना हाथ उठाते हैं। आगे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे डैम अपनी मॉम को देखने आया होता है और वो अपनी मॉम को सही देकर चैन की सांस लेता है। टीवी पे न्यूज चल रही होती है उसी डंजन के बारे में या कहूँ तो डैम के बारे में। सब डैम की तारीफ कर रहे होते हैं, सारे रिपोर्टर उससे सवाल कर रहे होते हैं सर प्लीज हमें अपना इंप्रेशन बताइए इस चीज के बारे में, आपने इस डंजन को काफी जल्दी खत्म कर दिया, क्या वहाँ पर कोई डेंजरस सिचुएशन भी थी, सर आखिर आपका नाम क्या है, क्या ये सच है कि आप स्वॉर्डमैनशिप और फाइटिंग दोनों में बढ़िया है, प्लीज हमें बताइए सर आपका नाम क्या है। डैम अपना नाम बताता है पर वो कहता है कि प्लीज एक एक करके पूछिए। और डैम उनसे कहता है गिल्ड और डिवीजन मैटर नहीं करते, बहुत सारे अप एंड डाउन होते हैं, फिर भी मैं अपनी जान को जोखिम में डाल के उस पर्सन के लिए लड़ा जिसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था। यहाँ पे रिपोर्टर सभी भी फालतू के सवाल ही कर रहे होते हैं। डैम को ये सब काफी एम्बैरेसिंग लगता है तो वो टीवी बंद कर देता है और जैसे ही वो अपने फोन की तरफ देखता है तो सोशल मीडिया पे भी डैम ही ट्रेंडिंग पे चल रहा था। तभी डैम को सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि उसकी डिवाइन पावर 1000 से बढ़ा दी गई है। जो देख के डैम कहता है डिवाइन पावर शायद से क्वालिफिकेशन होती है जो की जॉब की एडवर्टाइजमेंट पे लिखी होती है, इसमें कोई शक नहीं। डैम को एक और नोटिफिकेशन आती है क्योंकि तुम्हारी डिवाइन पावर 1000 हो चुकी है तो तुम्हारे पास जॉब की और भी अपॉर्चुनिटीज है, क्या आप वो जॉब करना चाहेंगे। डैम बिना कुछ सोचे समझे ओके कर देता है और उसे एक जॉब मिल भी जाती है सिक्योरिटी मैनेजर की और ये जॉब देने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि हेपेटस है। इस जॉब की क्वालिफिकेशन मिनिमम 1000 डिवाइन पावर है जो कि ऑलरेडी डैम के पास है। डैम कहता है एक सिक्योरिटी मैनेजर की जॉब ये इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ इसीलिए मैं पहले घर जाऊंगा और आराम करूंगा उसके बाद ये करूंगा। पर तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि 3 गॉड्स ऑलरेडी इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आखिरी मौका है। डैम हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं ये नहीं होने दे सकता, ये मेरे लिए एक इजी जॉब है। और डैम जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। हॉस्पिटल पे एक रोशनी आती है और वो अगले सेकंड डैम ट्रांसपोर्ट हो जाता है। डैम की हालत खराब होती है। डैम कह रहा होता है क्या ये लोगों को अच्छी तरीके से टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, अगर मैं सही हूँ तो क्या ये है हेपेटस का फोल्ज, शिट ये कितना गर्म है। डैम के पीछे एक आदमी खड़ा होता है पर डैम अपना बोले जा रहा होता है ऐसा लगता है जैसे मैं सोना में आया हूँ, ये हेपेटस नाम का बंदा क्या इसके पास एक एसी भी नहीं है। और ये पीछे वाला बंदा कहता है क्या तुम हो वो जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हेपेटस हूँ इस फोर्ज का मालिक। और ये सुनते ही डैम थोड़ी दूर जाके अपना सर झुका के कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं डैम हूँ, मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था सिक्योरिटी मैनेजर की पोजीशन के लिए। हेपेटस हंसने लगता है और कहता है हा आखिर तुम ह्यूमन जैसे ग्रीट क्यों कर रहे हो। डैम ये सुन के घबरा जाता है और अपने मन में कहता है क्या मैंने जो कुछ कहा था उसने सब कुछ सुन लिया, उसने सुन ही लिया होगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे स्टार्टिंग से ही अपना सर झुका लेना चाहिए था। हेपेटस मुस्कुराता है और ये गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ, इसका नाम है हेपेटस। हेपेटस कहते हैं जैसा न्यूज कहती है गॉड ऑफ माउंटेन्स इंसानों को काफी प्यार करते हैं इसीलिए तुम थॉर के डंजन में बिना डरे लड़ पाए। डैम इनकी बातें सुन रहा होता है। हेपेटस हंसते हुए कहते हैं हा अब मुझे समझ आया इसीलिए वो गुस्सैल थॉर भी तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें हिम्मत तो है। डैम हल्का सा मुस्कुराता है और अपने मन में कह रहा होता है थैंक गॉड इसने मेरी बातें नहीं सुनी। पर अगले ही मोमेंट हेपेटस कहता है यहाँ तक कि तुम मेरे फोर्स में भी मुझसे एसी लगवाने को कह रहे थे। ये सुनते ही डैम अपना सर जमीन पे झुका लेता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए। हेपेटस कहता है अब ग्रीटिंग बंद करते हैं, मैं तुम्हें काम समझाता हूँ, विटनेसिंग ही बिलीविंग है, मैं पहले तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ।
और हैपेटस मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं पर इस चीज को बजाता है और इसका साउंड काफी तेज होता है। पर ये सुन के भागते हुए कुछ डॉर्फ यहाँ पे आते हैं और हैपेटस के सामने बैठ जाते हैं। हैपेटस इन डॉर्फ से कहता है ये गॉड यहाँ पर आज काम करेगा मैनेजर बन के, इसे ग्रीट करो। और ये डॉर्फ कहते हैं हम आपकी सर्विस में है मैनेजर। डैम कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मुझे स्मिथ में काम करना तो नहीं आता पर मैं अपना बेस्ट करूंगा। हैपेटस हंसते हुए कहता है तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, नए लोग भी ये काम कर सकते हैं। डैम कहता है हाँ तो ये उससे आसान रहेगा जितना मैंने सोचा था। हैपेटस डैम के पास जाता है और उसके कानों में कहता है बंदे काफी स्किल्ड हैं पर इनके पास कुछ क्राफ्टी फिंगर्स भी हैं। एटीट्यूड काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे तुम्हें पता नहीं है डॉग्स छोटे एनिमल होते हैं पर वो गुस्सैल भी होते हैं, तो ये ऐसा सीन है। जब भी मैं कोई और काम करता हूँ तो मैं कुछ चीजें घुमा देता हूँ। जैसे पेंडेंट जो कि मैंने फ्रेजा को गिफ्ट देने के लिए बनाया था वो पिछले हफ्ते खो गया। फ्रेजा गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव है। डैम हैरानी से पूछता है इन्होंने मिस फ्रेजा का सामान भी चुरा लिया। हैपेटस कहता है तुम ये नहीं कह सकते, यही चीज तो इसे प्रॉब्लमेटिक बनाती है। बेसिकली हैपेटस कहना चाहता है जो डॉर्फ उसके साथ काम करते हैं शायद से वही उसका सामान चुरा रहे हैं। डैम डॉर्फ को देखकर अपने मन में कह रहा होता है ये देखने में ऐसे तो नहीं लगते। हैपेटस अपने बैग से एक सामान निकालता है और कह रहा होता है मुझे एक दिन की छुट्टी लेकर ओलंपिस जाना पड़ रहा है, इसीलिए ये चीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वैसे मुझे लगता तो नहीं कि एक दिन में ज्यादा कुछ हो जाएगा। पर वो डैम को एक वेपन देता है जिसका नाम होता है हेरेक्लस क्लब जो कि ऑलिव ट्री से बना है और ये काफी ज्यादा ओपी आइटम है, इसीलिए डैम इसको देख के हैरान रह जाता है और अपने मन में कह रहा होता है ये कुछ ज्यादा ही कमाल का आइटम है। हैपेटस मुस्कुराता है और अपना डायमेंशन गेट खोलता है और डैम से कहता है तो अब मैं जाने वाला हूँ, बाय बाय, प्लीज मेरे स्मृति का ध्यान रखना गॉड ऑफ माउंटेन्स। डैम कहता है वेट अ सेकंड, पर आपने मुझे बताया नहीं कि मुझे क्या करना है। हैपेटस कहता है मुझसे ये पूछ रहे हो, ये तब तक ठीक रहेगा जब तक तुम मुझसे ताकतवर हो, वो बस थोड़े नरम लोग हैं। और हम डैम के पीछे 3 खतरनाक मुस्कुराते हुए चेहरे देखते हैं। हैपेटस यहाँ से चला जाता है। डैम के पीछे एक बंदा हथौड़ा लिए खड़ा होता है। डैम के पसीने छूट रहे होते हैं। डैम पीछे मुड़ के कहता है हाँ ग्रेटिंग खत्म हो गई, मेरा ध्यान रखना प्लीज। पर हम डॉर्फ के खतरनाक चेहरे से देख सकते कि वो डैम का ख्याल तो नहीं रखने वाला। डैम अपने मन में कहता है तो इसीलिए मुझे हैपेटस ने हेरक्लेस क्लब दिया क्योंकि वो जानता था ये होगा। डैम मुस्कुराता है और कहता है हाँ डॉर्फ, आखिर तुम थोड़ा रिलैक्स क्यों नहीं हो जाते और इसे थोड़ा इजी क्यों नहीं लेते? मुझे अभी अभी काफी कूल वेपन मिला है, इससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। पर अगले ही पैनल में वो डॉर्फ गन निकाल लेते हैं। भाई ये इलीगल चीज है मानवा में, तुम चीटिंग कर रहे हो। और ये देखे डैम के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उनमें से एक डॉर्फ सिगरेट जलाता है। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं और डैम बेहोश पड़ा होता है। डैम की धीरे धीरे आंख खुल रही होती है। सामने 2 लोग खड़े होते हैं, ऑफ कोर्स वो भी डॉर्फ हैं। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। भाई तेरे हाथों में ये क्या है? ये आइटम हैपेटस ने बनाया है। मैंने सुना था ये नेकलेस गॉड फ्रेया के लिए था, हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे अगर हमने इसको बेच दिया तो। तभी डैम पूरी तरह से होश में आ जाता है और वो ये नोटिस करता है कि उसे रस्सियों से बांध दिया गया है। वो डॉर्फ भी ये चीज देख लेता है और कहते हैं आखिर ये कमीने के साथ क्या ये इतनी जल्दी कैसे उड़ गया? हमने इसे काफी खतरनाक गन से मारा था, क्या इसका मतलब है ये इडियट भी एक गॉड है? डैम इनसे कहता है तुम सब कितने ज्यादा फियरलेस हो, पर तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करने के बाद तुम ठीक रहोगे? तुमने जिससे पंगा लिया है वो 12 मेन गॉड्स में से एक है ओलंपिस का, तुमने उसकी ही स्मृति में ये करा है। डैम को लग रहा होता है कि ये उन बंदों को डरा रहा है। डैम कहता है ये तुम्हारा आखिरी चांस है, मेरी रस्सी खोल दो इससे पहले चीजें और बिगड़े। पर अगले मोमेंट में वो दोनों डॉर्फ हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम हैपेटस की बात करोगे तो हम डर जाएंगे? अगर हमें उसका डर होता तो हम ये चीज करते ही ना। ये सुनने के बाद डैम का माइंड ब्लैंक हो जाता है। तभी उन डॉर्फ का एक साथी आता है और कहता है भाइयों हमने वो सारी चीजें ले ली हैं जिनके बदले बढ़िया पैसे मिल सके, तो अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये डॉर्फ कहते हैं हाँ ठीक है, मैं इस कमीने को एक और शॉट मार के आता हूँ। हम देखते हैं डैम के हाथों में एक ब्लेड होता है जिससे वो अपनी रस्सी खोलने का ट्राई कर रहा होता है। ये डॉर्फ बातें कर रहे होते हैं इस साले बेवकूफ को पार्ट टाइम पे रखा किसने, मुझे नहीं लगा था ये इतना ईजी होगा। बंदा डैम के पास जाता है। डैम कह रहा होता है तुम पछताओगे। ये लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ हम पछताएंगे, ठीक है ठीक है। इन्हें देखे मुझे हंसी आ रही है। पर डैम अपनी रस्सी खोल लेता और कहता है तुम सब कितने ज्यादा फियरलेस हो, मैंने तुमसे कहा था तुम पछताओगे सालो। और डैम उन्हें हवा में उड़ा देता है। डैम इनके धर की कुटाई करता है और इनसे कहता है तुम लोगों ने मुझे मजबूर करा कि मैं वायलेंस का सहारा लूं। और हम देखते हैं उसके हाथ में एक ब्लेड होता है। डैम कह रहा होता है मैं मुश्किल में फंस जाता अगर मेरे पास ये ना होता। और इसने उस गिल्ड मेंबर की बात मानी थी जिसने इससे कहा था कि वेपन रखना फायदेमंद होता है। डैम जमीन पे देखता है और उसे फ्रेया का वही नेकलेस दिखा है। हम दूसरी जगह के सीन देखते हैं जहाँ पे क्रिस्टल या डायमंड्स जो भी हैं ये लोग इसे कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये बंदा कहता है बॉस हमने सारे मिनरल्स लोड कर लिए हैं पर हमने सारे आर्मर भी लोड कर लिए हैं बॉस, यहाँ पर भी काम हो चुका है हमारा। पर ये बंदा जिसके मुंह में सिगरेट है ये इनका बॉस है। ये मोटा पीले बालों वाला बंदा कहता है सब चलो हमारे बॉस रेड फिस्ट को कुछ कहना है। और ये है डॉर्फ का कैप्टन रेड फिस्ट जो कि हैपेटस के लिए काम करता है। बाकी के 2 डॉर्फ कह रहे होते हैं सब बॉस की बात सुनो, हम इसे रेड फिस्ट कहेंगे। रेड फिस्ट कहता है भाइयों हम वो ट्राइब है जो की अपनी स्पिरिट से माउंटेन्स को भी जला सकते हैं, हमारे पास बेस्ट माइनर्स है और वॉरियर्स भी। पता नहीं कहाँ से बट छुपते छुपाते डैम भी यहाँ आ जाता है। रेड फिस्ट की बातों पे वापस आते हैं। वो कहता है हम रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं पर हमारे काम में हमारा प्राइड होता है, पर क्या हमें कभी रिस्पेक्ट से ट्रीट किया गया है? इस जगह का मालिक हैपेटस ने हमें हमेशा नीचा दिखाया है। आज हम अपना बदला लेंगे, हैपेटस के प्रति बदला लेंगे। और यहाँ पे ये सारे डॉर्फ जोश में आ जाते हैं। इनको देखे डैम अपने मन में कह रहा होता है कि ये गंजे लोग क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ चींटियों की तरह जमा हुए हैं। पर डैम गलती से उस तिजोरी पे हाथ मार देता है जिससे वो लोग डैम को देख लेते हैं। डैम कहता है आज दिन काफी बढ़िया है भाइयों, है ना? पर अगले ही सेकंड वो लोग गन निकाल लेते हैं और फायरिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। डैम जल्दी से जाके कवर में छुप जाता है और कहता है आखिर किस तरह के डॉर्फ ऐसे गोलियां चलाते हैं? आई
एग्री विद यू डैम। डैम कहता है आखिर कोई कैसे इन लोगों को नरम दिल कह सकता है, भाई आतंकवादी लग रहे हैं ये लोग। रेड फिश भी यहाँ पे आ जाता है और कहता है तुम कस्टडी से निकल आए, ऐसा लगता है जो लोग तुम पे नजर रखे रहते हैं वो हार गए। रेड फिश वापस से सुता फूकता है और कहता है हे लो क्लास के गॉड, अभी से हम ये पूरी जगह साफ कर रहे हैं, पर हम सिर्फ हेपेटस से नफरत करते हैं, तुमसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, इसलिए तुम्हें बुरा लगेगा अगर तुम यहाँ पे मर जाते हो तो। इसीलिए मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम हमारी मदद करो इस जगह को लूटने में और हमारे साथी बन जाओ, या तो उस जगह वापस चले जाओ जहाँ से तुम आए हो और ऐसा प्रेटेंड करो कि कुछ हुआ ही नहीं है। तुम्हें सही से सोचना चाहिए, तुम एक बेकार का डिसीजन तो नहीं लोगे सिर्फ कुछ पैसों के लिए जिसे तुम फीस कहते हो, है ना लो क्लास गॉड। डैम अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं इस जगह से भाग गया तो मेरी रेपुटेशन गिर जाएगी, और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अगर वो यहाँ से भाग जाएगा तो हेपेटस और थॉर क्या सोचेंगे उसके बारे में। जैसे हेपेटस कह रहा होता है इसने कहा था कि ये गॉड ऑफ माउंटेन है, पर ये तो कुछ भी नहीं है। थॉर कहता है गॉड ऑफ माउंटेन, ऐसा लगता है मैंने किसी गलत बंदे को चुन लिया। डैम सोच रहा होता है इस कारण से मुझे आगे कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलेगी, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, मैंने बहुत कुछ सहा है। नहीं, उससे पहले तो हेपेटस ही मुझे मार देगा जब वो देखेगा कि उसकी पूरी स्मृति लुट चुकी है। पर यहाँ पे डैम सोच रहा होता है जब हेपेटस वापस आएगा तो वो उस पे हथौड़े मार के उसको हथियार बनाएगा। डैम की बातों में वापस आते हैं, वो अपने मन में कह रहा होता है मेरे पास बस दो ही ऑप्शन है, या तो मैं इन कमीनों से लड़ूं या तो हेपेटस के हाथों मारे जाऊं। डैम रोते हुए कहता है मुझे लगा था कि एक फैंटास्टिक पार्ट टाइम जॉब होगी, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दुनिया कितनी बेरहम है। फिर सुटा फूक रहा होता है और कहता है तुमने सही फैसला लिया। और हम देखते हैं डैम सरेंडर कर देता है। डैम अपने मन में बोल रहा होता है ये बंदा मुझे बार बार लो क्लास गॉड कह रहा है, ये चीज मुझे बुरी लग रही है। और फिर डैम रेड फिश से कहता है एक्सक्यूज मी, मैं कुछ पूछना चाहूंगा, तुम लोग तो हेपेटस के पार्टनर हो है ना, तो तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? क्या होगा अगर हेपेटस को पता चल गया तो? तुम्हें लगता है तुम लोग बच जाओगे? वेल मेन गॉड्स ऑफ ओलंपस द ग्रेट मास्टर क्राफ्टमैन हेपेटस, तुम्हें नहीं पता क्या होगा अगर वो गुस्सा हो गया तो वो तुम्हें जिंदा ही फर्नेस में डाल देगा और तुम्हारी हड्डियां सेबरस को दे देगा हेल में खेलने के लिए। क्या तुम कमीनो गॉड की पनिशमेंट से नहीं डरते हो क्या? पर तभी डैम के पीछे वाली वॉल पे गोली लगती है और ये लोग गन निकाल लेते हैं डैम पे और कहते हैं चुप भी हो जा कुत्ते, तेरी औकात कैसे हुई बोलने की, तुझ पे तो रहम भी नहीं करूंगा मैं। डैम कांपने लगता है। गन वाला बंदा कहता है मैं तुझे मार दूंगा और फायर करना स्टार्ट कर देता है। पर रेड फिश कहता है रुको, ये बंदा कुछ ज्यादा ही बन रहा है, तूने उस कमीने को क्या कहा? ग्रेट मास्टर क्राफ्टमैन हेपेटस? हाँ, तुझे कुछ नहीं पता है लो क्लास के गॉड, मैं तुझे कीड़ा बनाने से पहले ये बता रहा हूँ, हेपेटस की बनाई हुई चीजें सब बेकार है। डैम कहता है हेपेटस की बनाई चीजें बेकार है? फिश डैम को कहता है बेकार भी नहीं, वो चोर है। हेपेटस एक दिन उस माउंटेन में आया जहाँ पर हम रहते थे और कहा ये तो काफी बढ़िया स्वाड है, तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। रेड फिश कहता है उसके बाद हमने उस कमीने को फॉलो करा और यहाँ आ गए और उसके गुलाम बन गए। डैम कहता है गुलाम? क्या हेपेटस ने तुम्हें गुलाम बना लिया? रेड फिश बताता है बिना उसको कुछ दिए उसने हमें गारंटी दी थी फ्री टाइम की और 6 घंटे 5 दिनों तक काम करने के लिए, एक ऐसी परफेक्ट लाइफ जिसमें हर एक चीज गारंटेड है। हमने नोटिस भी नहीं करा कि हमारी इतनी पैशनेट सोच टूट रही थी, हमने इतने सारे साल बर्बाद करे, ये पैसा और ये इज्जत हमारी है, हम डॉर्फ की। वो कमीने उस हेपेटस ने सब प्लान किया था, तुम उसे चोर के सिवा और क्या बुलाओगे? डैम को कुछ समझ नहीं आता, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। रेड फिश कहता है जब मुझे ये रियलाइज हुआ तब कोई भी डॉर्फ नहीं बचा था क्राफ्टमैन स्पिरिट के साथ, हमें सिर्फ एक ही चीज बची थी और वो है रिवेंज। डैम कहता है मैं समझ गया तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो, वो आदमी सच में बेकार है, पर एक आदमी जो कि दूसरों की तरक्की से जलता है, जो कि उससे सुपीरियर होते हैं, वो हद से ज्यादा बेकार है। और ये चीज रेड फिश को और गुस्सा दिला देती है। सारे लोग डैम पे गन पॉइंट आउट कर लेते हैं, पर डैम कहता है रुको रुको रुको, मेरी बात तो खत्म होने दो। लोगों को तो ऐसे ही लगेगा ना, अगर तुम भागोगे तो लोगों की नजरों में तुम चोर होगे। क्या ड्वार्फ जो कि ग्रेट मास्टर क्राफ्टमैन है और प्राउड वॉरियर, क्या वो ये बेइज्जती सहन कर पाएंगे? और पता नहीं रेड फिश के अंदर एक ग्रेट मास्टर क्राफ्टमैन और प्राउड वॉरियर सुन के कौन सी खुशी जाग जाती है। डैम कहता है हेपेटस के ऊपर अगर तुम्हें रिवेंज ही लेना है, मेरे हाथ में वो वेपन है जो कि हेपेटस ने बनाया और मैं एक सिंगल वॉरियर हूँ। और अगर तुम सब अपने आप को ग्रेट मास्टर क्राफ्टमैन और प्राउड वॉरियर्स कहते हो तो उन टॉयज को छोड़ दो और मेरे साथ एक रियल बैटल करो अपने बनाए हुए वेपन के साथ। उस वॉरियर को हराओ जिसके पास हेपेटस का बनाया हुआ वेपन है। इस तरह से तुम हेपेटस को नीचा दिखा सकते हो। और अगर तुम ये चीज नहीं कर सके तो मान लो हेपेटस तुमसे सुपीरियर है और यहाँ से भाग जाओ। ये सुन के डॉर्फ के एक साथी को गुस्सा आता है और वो कहता है तेरी औकात कैसे हुई हमारे साथ ऐसी ट्रिक्स खेलने की? बॉस इसकी बातें सुनने लायक नहीं है, मैं इसे अभी मार देता हूँ। डैम रोने लगता है और अपने मन में कहता है मैंने ये नहीं चाहता। पर रेड फिश कहता है भाग जाऊं, द ग्रेट रेड फिश भाग जाए, तू साले बहुत बोलता है लो क्लास गॉड। डैम सुकून की सांस लेता है और अपने मन में कहता है आखिरकार इसने शर्त मान ली। रेड फिश कहता है ठीक है मैं तुझसे भिड़ूंगा, पर तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने आप को सेल्फ वॉरियर कहने की। और अगर तू ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, जब तक हम ये प्रूव नहीं करते कि किसका वेपन बेटर है, और तूने हम डॉर्फ को भागने के लिए क्यों कहा, मैं तुझे जब तक मारूंगा जब तक तेरी हड्डियां मिट्टी नहीं बन जाती। रेड फिश का वेपन होता है एक हैमर और रेड फिश बिना देर करे डैम पे कूद पड़ता है और एक खतरनाक अटैक करता है, पर डैम उसको डॉज कर लेता है। पर ये अटैक काफी पावरफुल था, इसके इम्पैक्ट से पिलर टूट जाता है। रेड फिश कहता है तुम तो अभी से चौंक गए, तुम्हें क्या लगा था अगर तुम हमें भड़काओगे तो तुम जीत सकते हो, तुम लो क्लास के गॉड। पर डैम कहता है पर मुझे अभी भी लगता है कि मेरे पास जीतने के चांस है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ज्यादा सरप्राइज नहीं होगे। ये कहते हुए डैम रेड फिश पे क्लोज इन करता है और उस पे अटैक करता है, पर रेड फिश उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने हैमर से काउंटर अटैक करता है, पर डैम उसे भी डॉज कर लेता है और कहता है आखिर तुम उधर क्या देख रहे हो, और पीछे से काफी प्यारा अटैक करता है। रेड फिश कहता है ये कितना कमाल का है। डैम कहता है ये तो बस शुरुआत है। वो ऑलमोस्ट रेड फिश पे एक अटैक लैंड कर ही देता है, पर रेड फिश अपने पैर से डैम को रोक देता है। जो डॉर्फ देख रहे होते हैं वो काफी हैरान होते हैं। फिश ने डैम का अटैक अपने पैरों की मदद से रोका होता है। डैम और रेड फिश दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाते हैं। डैम कहता है ये पहली बार है जब किसी ने मुझे अपनी जूते से लात मारी हो, ये सच में थोड़ा दर्द कर रहे हैं, तुम भी थोड़े कमाल के हो। रेड फिश मुस्कुराता और कहता है तुम बातें बड़ी अच्छी करते हो, तुम्हारे खड़े
खड़े होने का तरीका थोड़ा स्ट्रेंज है, पर ये बढ़िया है अपनी लिमिट को पता करने के लिए। तुम छोटे पिद्दी स्वॉर्डमैन। डैम कहता है, क्या तुम ये सारी चीजें मेरे स्टैंस को देख के पता लगा सकते हो? रेडफिश कहता है, कौन बेवकूफ नहीं लगा सका। मैंने ना तो कहीं सुना है और ना ही कहीं देखा है कि कोई ब्लंट वेपन को ऐसे यूज करेगा। तुम्हारे शार्प स्वॉर्ड इंटेंट काफी ज्यादा ग्रेट है, ये मुझे गूज़बम्प्स दे रहे हैं। रेडफिश बेसिकली कह रहा है कि उसको ये फाइट में मजा आ रहा है। रेडफिश कहता है, आखिर उस वक्त को कितना टाइम बीत चुका है जब मेरा दिल ऐसे धड़का था। तुम या तो मुझसे इक्वल हो या मुझसे सुपीरियर हो। बाकी के डॉर शॉक होते हैं और कहते हैं, ये कमीना बॉस के लेवल का है। रेडफिश कहता है, मुझे माफ करना, मैं इतनी देर से तुम्हें लो क्लास गॉड कह रहा था और तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था, पर अब तुम्हारी ताकत को इज्जत देने के लिए मैं अपनी पूरी पावर यूज करने वाला हूँ। और काफी कूल तरीके से डैम कहता है, आजा फिर बढ़ते हैं। फिर डैम पे क्लोज इन करता है और उस पर अटैक करने जा रहा होता है, पर डैम उसको हेराक्लिस क्लब से रोक लेता है और एक जंप करके हवा में जाता है और रेडफिश पे अटैक करता है, पर रेडफिश उसको डॉज कर लेता है और इनकी काफी बढ़िया फाइट चल रही होती है। बाकी के डॉर्फ ये देख के काफी शौक होते हैं। उनको ये परफॉर्मेंस ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई आयरन स्मिथी में वेपन बना रहा हो। उसी की आवाजें और हवा में वाइब्रेशन और आयरन के चिल्लाने की आवाज, ये वो साउंड है जब तुम कोई वेपन बनाते हो तब आता है। इस लड़के का हथौड़ा हमारी सोल पे लग रहा है। रेडफिश कहता है, ये ब्लैक स्मिथ की सोल जैसा है। और डैम की कई बातें याद करने लगा है, जैसे कि जो इंसान जेलसी के कारण सब कुछ बिगाड़ दे, वो अपने से सुपीरियर बंदे से जलने लगे, वो और भी घटिया होता है। रेडफिश अपने मन में कह रहा होता है, मैं इन बातों से इनकार नहीं कर सका। अपने आप को उन चीजों पे ब्लेम करना जिन पे मैं अच्छा नहीं हूँ, उससे बेहतर मैं किसी ऐसे को ब्लेम करूँ जो उन चीजों पे अच्छा है। जिस दिन मुझे हेपेटस से ऑफर मिला था, तब बड़े सपने और इमोशंस जो हमारे अंदर थे वो बाहर आए। रेडफिश हेपेटस का बनाया हुआ वेपन देखता है और फिर अपना बनाया हुआ वेपन देखता है। रेडफिश बेसिकली इस चीज से जेलस था हेपेटस से। हेपेटस एक परफेक्ट क्राफ्टमैन है जबकि रेडफिश नहीं है। खैर रेडफिश की बातों पे वापस आते हैं, वो कह रहा होता है, ये काफी पैथेटिक स्टोरी है। उन पहाड़ों से बाहर आने के बाद जो सब कुछ भी हुआ वो सब बेकार था। और हम प्रेजेंट पे आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं डैम ने रेडफिश को हरा दिया होता है। उसका हथौड़ा दूर जाके गिर रहा होता है। रेडफिश की आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने मन में कह रहा होता है, सच में ये मेरी हार है। डैम रेडफिश के ऊपर एक और अटैक करने जा ही रहा होता है, पर वो लैंड होने से पहले कोई उसके अटैक को रोक लेता है और वो होता है हेपेटस। और वो कहता है, अब बस करो, सब कुछ बेकार हो गया क्योंकि मैं यहाँ थोड़े समय के लिए नहीं था। एक पल के लिए लगा कि मैं किसी और के घर में आ गया हूँ, पर मैं सच में जानना चाहता हूँ आखिर जब मैं यहाँ पर नहीं था तब यहाँ पे क्या हुआ है। मुझे लगा ही था कि तुम दोनों आपस में लड़ोगे, पर इस बर्बादी को देखो जो तुम लोगों ने करी है। वेल इन चीजों को छोड़ो, मुझे लगता है मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए इन चीजों के लिए। हेपेटस ये अपने खजाने को लोडेड देखने के बाद कहता है, वो रेडफिश से कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे यहाँ पर क्या हुआ? रेडफिश अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है, मैंने ये सब कुछ अकेले करा है, मेरी ट्राइब का इसमें कोई दोष नहीं है। पीछे से बाकी के डॉर्फ कह रहे होते हैं, बॉस आप ये क्या कह रहे हैं? हेपेटस कहता है, तुमने खुद से करा है, क्या मैं रीजन जान सकता हूँ? रेडफिश अपने मन में कह रहा होता है, मैं समझता हूँ कि मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए मेरे गलत फैसलों के लिए, पर मेरी ट्राइब ने कुछ भी गलत नहीं करा है। उन्होंने बस अपने घटिया से कैप्टन में विश्वास करा। फिर हेपेटस को सब कुछ बताने जा रहा होता है और कह रहा होता है, मैं ये लूटने में डैम रेडफिश के कंधे पे हाथ रख के कहता है, अरे उसके बारे में मैंने इसे ये करने को कहा था, माफ करना इतनी सारी चीजों के लिए। रेडफिश हैरान होता है और पीछे से कहता है, लो क्लास गॉड आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? डैम कहता है, ड्वार्फ कैप्टन ने बस वो करा जो मैंने कहा था। हेपेटस कहता है, ये सब तुमने कराया है, मैंने अपनी स्मृति तुम्हारे भरोसे छोड़ी थी, क्या तुम मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दोगे? डैम कहता है, वेल अभी के लिए इस पे जरा नजर मारो। और ये वही फ्रिया का नेकलेस होता है। हेपेटस कहता है, तुमने इसे ढूंढ लिया? डैम कहता है, हाँ मुझे ये याद था कि तुमने कहा ये गुम गया है। फिर ये नेकलेस देखने के बाद अपने मन में कहता है, ये पक्का वही नेकलेस है जो कि मैंने उन लोगों को दिया था जो इसको गार्ड कर रहे थे। अगर इसने कहा कि इसे ये मेरे आदमियों के पास से मिला है तो मेरे आदमियों को भी सजा मिल सकती है। हेपेटस डैम से पूछता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? मैंने इसे बहुत ढूंढा पर मुझे तो नहीं मिला। डैम कहता है, वेल कैप्टन रेडफिश ने मुझे ये ढूंढ के दिया क्योंकि मैं सुपरवाइजिंग का काम कर रहा था, इसीलिए मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम था, इसीलिए हमने वेयरहाउस से सारा सामान निकाल दिया अच्छे से ढूंढने के लिए। रेडफिश की बॉडी छोटी है इसीलिए उसने हर वो जगह ढूंढा जहाँ वो ढूंढ सकता था और फाइनली उसे वो नेकलेस मिल गया। हेपेटस कहता है, रेडफिश क्या ये सच है? रेडफिश कुछ कह नहीं पाता, सब यहाँ पे काफी सीरियस लग रहे होते हैं, खास करके डैम। पर अगले सेकंड हेपेटस हंसते हुए कहता है, अरे जो कुछ भी हुआ एटलीस्ट तुमने मेरी स्मृति का अच्छे से ध्यान रखा और मुझे नेकलेस भी ढूंढ के दिया, अब मैं इससे ज्यादा क्या ही मांग सकता हूँ तुमसे। डैम थोड़ा थका हुआ होता है और कहता है, मुझे ये जान के खुशी हुई। हेपेटस डैम के कंधों पे हाथ रखता और कहता है, डैम तुम बढ़िया बंदे हो, अब मुझे समझ आया थॉर तुम्हें क्यों पसंद करता है। डैम थैंक यू बोलता है। हेपेटस वो हैमर उठाता है जो कि रेडफिश ने बनाया हुआ होता है। हेपेटस कहता है, मुझे चिंता थी कि तुम लोगों का मोटिवेशन खत्म हो रहा हो, तुम लोग ब्लैक स्मिथ का काम छोड़ने वाले हो, पर ऐसा लगता है जैसे मैं फालतू में ही चिंता कर रहा था। इस हैमर की और हेलिक्स स्लब की टकराने की आवाज माउंट ओलंपस तक आ रही थी, पर इस पे एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है। ये अभी भी नहीं, यह पहले से ही बेहतर वेपन है। यहाँ पे हेपेटस रेडफिश के बनाए हुए वेपन की तारीफ कर रहा होता है और रेडफिश से कह रहा होता है, मैं ऐसे ही तुम्हारे बनाए हुए और भी हैमर्स देखना चाहूंगा, चलो साथ में अच्छे से काम करते हैं। और ये सुन के रेडफिश के साथ उसकी पूरी ट्राइब रोने लगती है और कहती है, यस सर। हेपेटस डैम से कहता है, गॉड ऑफ माउंटेन, ऐसा लगता है जैसे मैंने अच्छा डिसीजन लिया ये जॉब तुमको देकर। तुमने ये जॉब भी अच्छे से नहीं करी बल्कि मुझे नेकलेस भी ढूंढ के दिया, इसीलिए ये इनाम तुम्हारे लिए। तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा काम करा, तो इसे बस एक छोटा सा गिफ्ट समझो। डैम ये गिफ्ट देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये तो बहुत ही कमाल की चीज है, ये शायद ऐसी चीज है
जो मुझे एसएस रैंक का क्विज कंप्लीट करने पे मिली थी। मुझे लगा था कि मुझे हेरेक्लेस क्लब मिलेगा गिफ्ट में, पर आखिर ये क्या चीज है। डैम हेपेटस से कहता है अब मैं मना नहीं कर सकता तो मैं इसे ले लेता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर जैसे ही डैम उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक मॉन्स्टर जैसा कुछ होता है। हेपेटस कहता है अरे बेवकूफ सही से देखना उसे। डैम कहता है ये एक बेबी फॉक्स है, ये क्यूट तो है पर मुझे एक मॉन्स्टर पेट देना थोड़ा ज्यादा है। हेपेटस उस फॉक्स को उठा लेता और कहता है क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये नहीं चाहिए। हेपेटस उस फॉक्स के कानों में कुछ बोलता है और उसके बाद वो फॉक्स एक बहुत ही खतरनाक तलवार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हेपेटस कहता है ये कितनी शर्म की बात है कि तुम्हें ये नहीं चाहिए। डैम हैरान होता और कहता है ये स्वार्ड में भी बदल सकती है। हेपेटस कहता है सिर्फ स्वार्ड में ही नहीं बल्कि और भी चीजों में, फर्क नहीं पड़ता ये स्वार्ड हो स्थित हो या स्पीयर हो, ये एक एसेंस वेपन है, ये यूनिवर्स के किसी भी वेपन में बदल सकती है जब तक वो वेपन इसी की साइज की है। तो मैं कहूँ तो ये बहुत ही प्रीशियस है, ये गॉडेस ट्रेजर है। पर ये कितनी बुरी बात है कि तुम्हें ये नहीं चाहिए, कि तुमने कहा है कि तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं इसे डॉर्फ को दे देता हूँ। ये सुनते ही डैम जल्दी से हेपेटस के पास आता और कहता है आखिर मैं सर हेपेटस के दिए हुए गिफ्ट को कैसे मना कर सका हूँ। हेपेटस कहता है पर तुमने ही तो कहा था तुम्हें नहीं चाहिए, क्या तुमने अपना माइंड बदल लिया। डैम कहता है अरे बिल्कुल नहीं, मैंने बस इसे एक बार मना करा था, वो भी पोलाइटनेस के साथ सर, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। डैम उस फॉक्स को पकड़ लेता और कहता है यार तुम कितने क्यूट हो, क्योंकि तुम व्हाइट और फ्लफी हो तो आज से तुम्हारा नाम है स्नो व्हाइट, क्या तुम्हें ये पसंद आया। हम इस फॉक्स को अब से स्नो व्हाइट या स्नो कहेंगे। हेपेटस स्नो के सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है मून गॉडेस सलीना ट्रेजर, मैं इस मूनलाइट फॉक्स की ओनरशिप तुम्हें देता हूँ। डैम कहता है क्या ये हो गया। हेपेटस कहता है हाँ अब ये तुम्हारा है, और हाँ मैं तुम्हें वो कबाड़ भी दूंगा जो मैंने बनाया था, वो वेयरहाउस में बड़ा तो उसे भी अपने साथ ले जाना। हेपेटस डायमेंशन गेट खोलता और कहता है मेरे पास करने को अभी और भी काम है तो शायद से तुम्हें जाना होगा, रास्ते में अपना ख्याल रखना। और हम देखते हैं डैम ने भर भर के सामान लिया हेपेटस से। डैम कहता है मेरे बारे में फिक्र करने के लिए शुक्रिया। डैम जाने लगता है तभी यहाँ पे रेडफिश आता है और कहता है शुक्र है कि तुम अभी तक गए नहीं, आखिर क्यों, आखिर तुमने क्यों हमारी मदद करी, हम तुम्हें मारने वाले थे अगर तुम हमारे रास्ते में आते तो, तुम सच में एक डिस्पोजेबल ट्रैश थे, तो आखिर क्यों। डैम कहता है मुझे पता है क्योंकि ये सिमिलर था मेरी पास्ट की लाइफ से और तुम लोग भी सेम थे। रेडफिश कहता है सिमिलर, क्या यही वो रीजन था, क्या ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें चाहिए। डैम कहता है परेशान मत हो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगने वाला, आफ्टर ऑल हम सब ऐसे ही तो जीते हैं एक दूसरे की मदद करके। और जहाँ तक की बात सर हेपेटस की रही तो उन्हें सब पता था पर वो चुप रहे। ठीक है अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। डैम यहाँ से चला जाता है। रेडफिश कहता है डैम मेरी पूरी ट्राइब की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया, हमारी ट्राइब के नाम पे जो कलंक लगा है वो तो नहीं मिट सका, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक दिन तुम्हारा ये फेवर जरूर लौटाऊंगा, दोबारा से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और रेडफिश वापस से लौट जाता है हेपेटस के पास काम करने के लिए, और इस बार वो जोश में होता है। सीन शिफ्ट होता है ह्यूमन वर्ल्ड में। डैम जो चीजें हेपेटस से लाया था वो उसे बेचने वाला है।